Hello friends, good afternoon and welcome to निर्माण IAS. सो फ्रेंड, निर्माण IAS के NCERT कॉन्सेप्ट पहल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. सभी फ्रेंड्स वीडियो को लाइक भी कर दीजिए एंड बाकी बच्चों के साथ शेयर भी करते रहे ताकि सभी जो है वह लाइव क्लास का लाभ ले सके. बच्चे, NCERT कॉन्सेप्ट में आपका चल रहा है, क्लास 10 में हम आ चुके हैं. चैप्टर 1 हमने लास्ट टाइम 2 पार्ट में देखा एंड अब हम देखने वाले हैं आज चैप्टर 2. ठीक है, चैप्टर 1 हो गया है आपका कंप्लीट एंड उसका पीडीएफ भी आपको मिल गया है जो नीट एंड क्लीन वाला है. सेकंड जो पीडीएफ है जो विथ हैंड रिटन एंड फ्लो चार्ट है वो आपको आज प्रोवाइड हो जाएगा. सभी के लिए बहुत बहुत गुड आफ्टरनून. विपिन, साधना, प्रिया, जितेंद्र, राधिका, हितेश, स्वीटी, विवेक, सभी बच्चों के लिए माधुरी, सुल्तान, प्रतिमा, विवेक, विपिन, सभी बच्चों के लिए नितेश जी, सभी बच्चों के लिए बहुत बहुत गुड आफ्टरनून. ठीक है, चलिए बच्चे हम क्लास शुरू करते हैं. सचिन, रेखा, अभिषेक, स्टार्ट करते हैं क्लास को. आज का जो हमारा टॉपिक होगा एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट का एंड जो आपको बच्चे समझ में ना आया हो कल की क्लास में, देखो कितने सिस्टमैटिक वे से एनसीईआरटी है कि फर्स्ट एंड आपको समझाया जा रहा है कि जो संसाधन है वह क्या है. देखो जरा इसे कनेक्ट करने की कोशिश करो ताकि आपको एनसीईआरटी जो है वह बोझ ना लगे. ठीक है, हम 10th क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी बात कर रहे हैं. बहुत ध्यान से सुनिए, चैट से दिमाग बिल्कुल हटा दीजिए. तो फर्स्ट देखो, इसमें टोटल है 7 चैप्टर. ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया गया कि क्या रिसोर्स है, कैसे इसका डेवलपमेंट है. हमने इसमें क्या देखा था कि देखो रिसोर्स का मतलब क्या है, उसके संसाधनों के जो प्रकार है वह प्रकार क्या है. उसके बाद हमने ये देखा कि क्यों रिसोर्स की प्लानिंग जरूरी है. देन हम उसके बाद हमने चर्चा की कि जो रिसोर्स की प्लानिंग है क्यों आवश्यक है. इसके बाद हमने क्या देखा, भूमि और मृदा संसाधन, और साथ ही साथ इनको जो डिग्रेडेशन लैंड की हमने बात की थी या फिर जो संसाधनों का ह्रास है वह क्यों हो रहा है एंड क्या इसके संरक्षण के उपाय हैं. बच्चे इस पर हमने चर्चा कर ली. ठीक है, आई होप सभी बच्चे संसाधन समझ गए. अब हम आज देखेंगे वन्य और वन जीव संसाधन. इसमें हम बात करेंगे फॉरेस्ट की. ठीक है, इसमें हम बात करेंगे फॉरेस्ट कवर की, वन की बात करेंगे और हम बात करेंगे वन्य जीव संसाधनों की. दोनों ही संसाधन है. ये दोनों कैसे संसाधन है, आपने संसाधनों के वर्गीकरण में देखा था ना, एक तो प्राकृतिक है और दूसरा मानवीय है. तो प्राकृतिक संसाधनों में आया ना वन और वन्यजीव संसाधन. ठीक है, हम इसमें चर्चा करने वाले हैं अब. ठीक है, इसके बाद फिर जो थर्ड चैप्टर आएगा वह होगा आपका जल संसाधन, नेक्स्ट कृषि, फिर खनिज, विनिर्माण उद्योग और लास्ट में हम देखेंगे चैप्टर 7 में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं. बच्चे सभी क्या कीजिए, क्लास के साथ साथ जो बच्चे सीरियस है, जिन्हें लगता है कि अगर एनसीईआरटी आपकी इस क्लास में कवर हो गई तो आपकी भी कवर होनी चाहिए, देन बच्चे आप एक बार रीडिंग करते चले. जो क्वेश्चंस मैं आपको देती हूँ क्वेश्चंस करते चले, जो मैं आपको होमवर्क देती हूँ होमवर्क करते चले. आपके पास पीडीएफ के रूप में फुल एनसीईआरटी है. कुछ बच्चों को एनसीईआरटी का ये लगता है कि मैम एनसीईआरटी अवेलेबल नहीं है. बहुत बच्चों के ये मैसेज मैं देख चुकी हूँ बच्चे. एनसीईआरटी अवेलेबल नहीं है, जरूरत क्या है उसकी अवेलेबिलिटी की. आपके पास वीडियो में अवेलेबल है, मैं आपके साथ पढ़ ही रही हूँ एंड बाकी आपको ऑनलाइन सारी एनसीईआरटी मिल जाएगी. ऑनलाइन पढ़िए, वैसे भी आजकल फोन का यूज आप सभी ज्यादा करते होंगे. ऑनलाइन पढ़िए. ठीक है, और जो मैं आपको बच्चे पीडीएफ देती हूँ वह एनसीईआरटी की ही पीडीएफ का आपको पीपीटी में दिया जाता है. ठीक है, तो आपको और उसका खूबसूरत वर्जन एक मिल जाता है. तो अब हम शुरू करने वाले हैं वन और वन्यजीव संसाधन. संजीत, ललिता, आशा, श्री जगदाब, शिवशंकर, सभी बच्चों के लिए गुड आफ्टरनून. चलिए स्टार्ट करते हैं. देखो सबसे पहले हम इसमें पढ़ने क्या वाले हैं उसे हम देखेंगे. आपका जो चैप्टर 2 है जिसमें हम बात करेंगे फॉरेस्ट की, वन की एंड हम बात करेंगे वन्यजीव संसाधनों की. तो दोनों की हम बात करेंगे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ बोथ. ठीक है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ देखेंगे इसमें क्या क्या शामिल है, क्या वर्गीकरण है इसमें भी, और साथ ही जब हम वाइल्ड लाइफ की बात करेंगे तब हम IUCN की चर्चा करेंगे कि उसके द्वारा जो वन्य जीव है उन्हें कितनी श्रेणियों में और क्यों बांटा गया है. ठीक है, क्लास शुरू करने से पहले आइए थोड़ा सा स्टार्टिंग में जो एक भूमिका है पहले इसे पढ़ते हैं, देन हम आएंगे फ्लो चार्ट पर. वन और वन्यजीव संसाधन. इस ग्रह पर हम सूक्ष्म जीवाणुओं और बैक्टीरिया, जोंक से लेकर वट वृक्ष,
हाथी और ब्लू व्हेल तक करोड़ों एक दूसरे जीवधारियों के साथ रहते हैं। यह पूरा आवासीय जिस पर हम रहते हैं अत्यधिक जैव विविधताओं से भरा हुआ है और मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो हमने ये जहां पर जाना कि एक ग्रह पर हम एक सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया से लेकर हाथी और ब्लू व्हेल जैसे जो विशालकाय जीव है इनके साथ हम एक साथ रहते हैं और अत्यधिक जैव विविधताओं से यह जो धरती है, यह जो प्रकृति है वह भरी पड़ी है। ठीक है, जिसका हम मात्र एक हिस्सा है और अपने अस्तित्व के लिए विभिन्न तत्वों पर हम निर्भर करते हैं। हम अपने अस्तित्व पर विभिन्न तत्वों पर निर्भर करेंगे। ठीक है, निर्भर है विभिन्न तत्वों पर और हम इसी एक, अगर हम पारिस्थितिक की बात करें तो हम इन्हीं सबका एक हिस्सा मात्र हैं। उदाहरणतः वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, जल जिसे हम पीते हैं, मृदा जो अनाज पैदा करती है जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, पौधे, पशु और सूक्ष्म जीव इनका पुनः सृजन करते हैं। ठीक है, जो पौधे हैं, पशु है, सूक्ष्म जीव है, वह इन सब का पुनः सृजन करते हैं। किन सब का? जो मृदा हम यूज कर रहे हैं अनाज के लिए, जिस वायु में हम सांस ले रहे हैं, जल जिसे हम ग्रहण कर रहे हैं, पी रहे हैं, तो ये सब क्या है? एक पारिस्थितिक का हिस्सा है। और जो ये जैव विविधता है यह क्यों आवश्यक है, ये आपको पता चला इससे। ठीक है, देखो प्रश्न यूपीएससी में पूछा गया कि क्यों आवश्यक है ये जैव विविधता मनुष्य के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, साथ ही वर्तमान में क्या इसकी और प्रासंगिकता हो सकती है, इस पर आपको वर्णन करना है। तो बच्चे इस पर तो आपने एक निबंध लिख सकते हैं, है ना। वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि ये प्राथमिक उत्पादक है जिन पर सभी जीव जो है वह निर्भर है। तो वन की क्या बात है? वन जो है वो पारिस्थितिक तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि ये क्या है? प्राथमिक उत्पादक है। ठीक है, प्राथमिक उत्पादक है और जिन पर बाकी के जो दूसरे जीव है वह निर्भर कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये बच्चे हमने जाना भूमिका। वन्य जीवन और कृषि फसल उपजातियों में अत्यधिक जैव विविधताएं पाई जाती है। आकार कार्य विभिन्न है, आकार और कार्य जो है वह विभिन्न है, परंतु अंतर निर्भरताओं को का एक जो जटिल जाल है एक तंत्र में गुथी हुई है। यह विविधताओं में जो वन्य की बात करें या फिर हम वन्य प्राणियों की बात करें या फिर वन ऑफ फॉरेस्ट की बात कीजिए तो ये क्या है? हालांकि इनकी जो जटिलता है, विविधता है, वह बहुत अधिक है, लेकिन फिर भी ये एक ही पारिस्थितिक तंत्र में बंधे हुए हैं। तो हमारी एक भूमिका हो गई वन और वन्यजीव संसाधन की कि किस तरह से हम इन पर निर्भर है अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए। ठीक है, अब हम जानेंगे आगे हम पढ़ने क्या वाले हैं। मैं आपको एक शॉर्ट फ्लो चार्ट बनाती हूं। ठीक है, फ्लो चार्ट में हम चर्चा करेंगे फ्लो चार्ट है कि क्या क्या आगे हम पढ़ने वाले हैं उसकी बस हम आपको एक चर्चा कर देते हैं शॉर्ट में। ठीक है, वन और वन्यजीव संसाधन, वन और साथ साथ बना लीजिएगा वन और वन्यजीव, इतना ही लिख देती हूं। ठीक है, देखो सबसे फर्स्ट हमने इसकी एक भूमिका जानी। भूमिका में हमने समझा कि जो भारत में वनस्पति और प्राणी जात है वह है क्या। आगे हम इसकी कुछ विविधताओं की चर्चा करने वाले हैं कि जो भारत की एक तो वनस्पति, ठीक है, वनस्पति की हम बात करेंगे और दूसरा हम बात करेंगे जीव जंतुओं की यानी प्राणी जगत की। ठीक है, प्राणी जात की हम बात करेंगे। नेक्स्ट देखो इसमें अगला क्या होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें IUCN की जो श्रेणी है, IUCN की जो श्रेणी है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि इसने किन आधारों पर कितने जो वन्यजीव है उन्हें बांट रखा है, उस पर हम चर्चा आगे करने वाले हैं। ठीक है, जैसे आप सभी ने सुना होगा और यहां से प्रश्न भी आते हैं, IUCN का फुल फॉर्म लिखिए। IUCN का सभी बच्चे फुल फॉर्म लिखिए। तो देखिए अगर हम बच्चे IUCN की बात करें तो आप देखेंगे कि लेटेस्ट जो प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सी श्रेणी, अगर वह इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, यानी ये कुछ प्रजातियां है कि कोई जीव वह किस अवस्था में है। अवस्था दैट मीन्स कि वह सुलभ है, उसके जो रहने के लिए जो आवासीय परिस्थितियां हैं वह ऐसी है कि हाँ वह अगले कई वर्षों तक, वह कई 100 वर्षों तक सर्वाइव कर सकती है वह पर्टिकुलर प्रजाति। तो इस तरह से सुभेद्य श्रेणियों में उसे बांटा गया। अगर किसी का जो आवास है नष्ट होने वाला है, जलवायु परिवर्तन के कारण उस पर कोई संकट है, शिकार के कारण कोई संकट है,
है, या फिर जो मानव अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए लालचवश जो कार्य करता है उसके प्रति अगर संकट है वन्य को या फिर प्राणी जगत को, तो फिर उसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड या फिर इस तरह की जो श्रेणियां है उसमें शामिल किया। जैसे हाल ही में आप चीते की काफी बात सुन रहे थे कि जो अफ्रीकन चीते हैं इसे भारत में पुनर्वास की योजनाएं बनाई जा रही हैं। तो चीता 1952 में एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त घोषित हो चुका है, यानी कई वर्षों से 50 वर्षों से अगर किसी पर्टिकुलर जो वन्य जीव है उसकी प्रजाति जब नहीं देखी जाती तब हम उसे रखते हैं किसमें, लुप्त प्राय श्रेणी में, एक्सटिंक्ट श्रेणी में। क्लियर है? तो अब देखो यही IUCN की श्रेणियां होती हैं। IUCN की श्रेणियां क्या है? हाँ, आप सभी बच्चे सही आंसर लिख रहे हैं। अनामिका, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन एंड नेचर, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये IUCN की जो फुल फॉर्म है। ठीक है, आगे देखो इसकी श्रेणियों में हम क्या जानेंगे। कुछ श्रेणियां हैं, आप बच्चे साथ साथ में लिख लीजिए। ठीक है, लिख लीजिए, हालांकि PDF में आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। जैसे सामान्य, कुछ सामान्य श्रेणियां होंगी, जातियां होंगी जिनके रहने के लिए जो अवस्था है फिलहाल ठीक है, इनके गायब या विलुप्त होने का ऐसा कोई खतरा अभी नहीं है। तो सामान्य जातियां होंगी या नॉर्मल स्पीसीज, नॉर्मल स्पीशीज। ठीक है, फर्स्ट हो गया। देन सेकंड हम इसमें बात करेंगे, हम बात करेंगे कि जो संकटग्रस्त जातियां हैं, जो संकटग्रस्त जातियां हैं, कुछ ऐसी जातियां होंगी जो संकटग्रस्त होंगी। ठीक है, इन पर भी हम चर्चा करेंगे कि आगे किन्हें क्या कहा जाता है, इंडेंजर्ड, ये होंगी इंडेंजर्ड स्पीशीज। थर्ड हम बात करें, सामान्य जातियां, संकटग्रस्त या इंडेंजर्ड, और जो थर्ड में शामिल होंगी वह होंगी सुभेद्य। आगे हम देखेंगे कि इसका मतलब जो है वह क्या है। हम अभी चर्चा कर रहे हैं इस फ्लो चार्ट में कि आप बच्चे माइंड मैप एक बना लें कि मैं आज की क्लास में आगे पढ़ाने क्या वाली हूं। ठीक है, क्या पढ़ाने वाली हूं ये आप सभी बच्चों को पता चल जाए। सुभेद्य के बाद हम बात करें कि कुछ दुर्लभ प्रजातियां होंगी, रेयर स्पीशीज होंगी, कुछ होगी दुर्लभ प्रजातियां, रेयर। सो बच्चे वॉइस क्लियर है, एक बार बता देना आप सभी। ठीक है, कुछ होगी रेयर स्पीशीज, एंड बाकी हम बात करें कि कुछ होगी स्थानिक प्रजातियां, कुछ होंगी स्थानिक प्रजातियां, यानी जो किसी एक स्थान विशेष पर ही पाई जाती हैं उसे हम स्थानिक प्रजातियां कहते हैं। और स्थानिक प्रजातियों का इंग्लिश में क्या हुआ, एंडेमिक। एंडेमिक यानी जो किसी स्थान विशेष पर ही पाई जाएंगी उसे हम एंडेमिक स्पीशीज कहेंगे। एंड लास्ट जो बचती है स्थानिक के बाद जो लुप्त प्राय है, जिसमें चीते को शामिल किया गया है, 1952 से यह लुप्त प्राय है और इसे कहा जाएगा एक्सटिंक्ट स्पीशीज। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो ये IUCN की जो श्रेणियां हैं इन्हें हम आगे पढ़ने वाले हैं। वॉइस क्लियर नहीं है संतोष, एक बार फिर से बता दीजिएगा। इन श्रेणियों को आगे हम पढ़ेंगे और फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे जो वन और वन्य जीव है, इनके शरण के क्या कारण है, या फिर हम ह्रास की बात करें, चाहे इसमें हम दोनों ही चीजों को पढ़ेंगे कि वनों को कैसे प्रॉब्लम है और वन्य जीवों को कैसे संकट है। ठीक है, तो इसके के लिए क्या प्रतिकूल कारक है उस पर बच्चे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे देखेंगे कि संरक्षण के लिए क्या प्रयास किए गए हैं। आगे हम बात करेंगे कि संरक्षण के लिए, इनके कंजर्वेशन के लिए क्या एफर्ट्स किए गए हैं। तो इस संरक्षण में जैसे हम पढ़ेंगे चिपको आंदोलन या फिर बाकी सब, तो संरक्षण में हम देखेंगे कि जैसे वन और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है 1972 में आया था, इस पर हम चर्चा करेंगे। आगे हम देखेंगे कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है 1973 में आया था, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो ये ओवरऑल आपका हो जाएगा वन और वन्यजीव संसाधनों से जुड़ा हुआ। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जहां से प्रश्न आते हैं, एक तो आपका ये वाला पार्ट है कि संरक्षण क्या है, एंड मेंस में भी इसी तरह से प्रश्न आते हैं। मेंस में किस तरह से प्रश्न आएंगे कि जो वन और वन्यजीव के संरक्षण के लिए सरकार ने या तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रयास किए उनके बारे में आपको चर्चा करनी है। तो इन सभी को हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। क्लियर है सभी को? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा जो आपको फोकस करना होगा IUCN की श्रेणियों में। ठीक है, क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को?
चलिए सबसे फर्स्ट हम देखेंगे भारत की वनस्पति और प्राणी जगत जो है वह है क्या। ठीक है, यदि आप आसपास नजर दौड़ाएं तो आप पाएंगे कि कुछ ऐसे प्राणी और पौधे जो आपके क्षेत्र में ही पाए जाएंगे, और जो आपके क्षेत्र में ही पाए जाएंगे उन्हें आप क्या कहेंगे, स्थानिक या फिर जो एंडेमिक प्रजातियां हैं। ठीक है, वास्तव में भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है, और यहाँ विश्व की सारी जैव विविधता, जैव उप प्रजातियों की 8% संख्या पाई जाती है। ठीक है, और जो 8% है लगभग 16 लाख है, यानी विश्व की जैव उप प्रजातियों की लगभग 16 लाख प्रजातियां इंडिया में पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये क्या है, भारत का जो वनस्पति जगत और प्राणी जगत है इसकी विविधता को दर्शा रहा है। ये अभी खोजी जाने वाली उप प्रजातियों से 2 या 3 गुना है। आप पहले ही भारत में पाए जाने वाले वन और वन्य जीव संसाधनों के क्षेत्रफल और किस्मों के बारे में पढ़ चुके हैं। हम वन क्षेत्रफल भी पढ़ चुके हैं, किस तरह की उसमें किस्में हमें मिलती है हम उसमें भी पढ़ चुके हैं, वनों के प्रकार हम देख चुके हैं, और किस वन में किस तरह के पशु पक्षी वन्य जीव पाए जाएंगे उस पर भी बच्चे हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, सो देखो ये जो वन की बात करें और वन्य प्राणी की बात करें ये डिफरेंट नहीं है। आपको दोनों चीजों को कैसे पढ़ना पड़ता है, जैसे आप कभी आप राष्ट्रीय पार्क पढ़ेंगे, आप वन्य जीव अभ्यारण्य हम आगे कवर करने वाले हैं, तब फिर उसमें हम देखेंगे कि आप ना केवल वहां के क्लाइमेट, जलवायु, ना केवल वन के बारे में पढ़ते हैं वरन आप वन्य प्राणियों के बारे में भी पढ़ते हैं, क्योंकि उनका एक परिस्थिति के साथ अपना गठजोड़ होता है। आपने सोचा होगा कि इन संसाधनों का आपके दैनिक जीवन में क्या महत्व है। ये विविध वनस्पति जात और प्राणी जगत हमारे हर रोज के जीवन में इतने गुथे हुए हैं कि हम इनकी कदर नहीं करते, परंतु पर्यावरण के प्रति हमारी असंवेदना का कारण पिछले कुछ समय से इन संसाधनों पर भारी दबाव पड़ा है। ठीक है, अगर हम असंवेदना से यानी हम इसका अतिदोहन कर रहे हैं, अतिखनन जैसे आप कर रहे हैं, आप वनोन्मूलन कर रहे हैं, जो हमने लास्ट अपने चैप्टर में देखे थे कि जो संसाधन है उसके ह्रास का क्या कारण था, मनुष्य का अधिक लालच, है ना। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जब तक हम परिस्थिति के साथ अपनी आवश्यकता की चीजें ले रहे हैं संसाधन कहलाएंगे, लेकिन जब आप उसका अतिदोहन करने लगते हैं तब गांधी जी का जो हमने लास्ट में एक कोट पढ़ा था कि जो पृथ्वी है वह सभी के आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है, लेकिन किसी भी एक व्यक्ति के लालच को कभी नहीं पूरा किया जा सकता। किसी भी एक व्यक्ति की ग्रीड या लालच को पूरा करने में जो पृथ्वी है, जो पृथ्वी के समस्त संसाधन है, वह कैसे है, असमर्थ है। क्लियर है। तो ये क्या कहा जा रहा है इसमें, अभी तक हम भूमिका पर ही थे कि जो वनस्पति है, प्राणी जगत है, क्या है और किस तरह से है। कुछ अनुमान ये कहते हैं कि भारत में 10% वनस्पति जात और 20% स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा है। 10% वन और वनस्पति और 20% जो स्तनधारी हैं उन्हें लुप्त होने का खतरा है। इनमें से कई उप प्रजातियां तो एक नाजुक अवस्था में है और लुप्त होने की कगार पर भी हैं। अब देखो जो लुप्त होने की कगार पर है, एक्सटिंक्ट होने की जो कगार पर है, जैसे चीते को विलुप्त घोषित कर दिया था भारत सरकार ने 1952 में। वर्तमान में इसके पुनर्वास की खूब जो योजना है वह चल रही है ना। पुनर्वास की हाल ही में क्या कहा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बार बार गाइडलाइंस दी जा रही है कि आप अफ्रीकन चीते को यहाँ पर मारने के लिए ना लाए। कोशिश करें कि पहले आप कोई ऐसा राष्ट्रीय पार्क, ऐसा आप कोई इन चीतों को रखने के लिए उनका पर्यावास देख सके जहां पे ये क्या कर सके, सरवाइव कर सके। गुलाबी सिर वाली बत्तख, पहाड़ी कोयल। अब देखो यूपीएससी में प्रश्न पूछा जाता है कि आपको एक तरफ दे दिए जाते हैं वन और वन्य प्राणी दे दिए जाते हैं और सामने उसके लिखे होते हैं कि वह किस श्रेणी में आएगा। ठीक है, किस श्रेणी में आएगा। तो जैसे देखिए बाघ की बात करें, चीते की बात करें, दोनों की जो श्रेणी है वह अलग अलग होगी ना। तो चीता लुप्त में आ जाएगा लेकिन बाघ लुप्त में नहीं आएगा। बस इसी तरह से बच्चों आपको याद रखना है। पहाड़ी कोयल, जंगली चित्तीदार उल्लू और मधुका। ठीक है, यानी ये मधुका महुआ की एक किस्म है जिसे इंसिग्निस भी कहा जाता है। घास की एक प्रजाति है होब्रडिया हेप्टान्यूरोन।
जैसे पौधे शामिल हैं। वास्तव में कोई भी नहीं बता सकता कि अब तक कितनी प्रजातियां लुप्त हो गई हैं। ये बात तो सही है। वास्तव में क्या IUCN की श्रेणियों में जो शामिल है, लुप्त प्राय श्रेणियों की अगर हम बात करें, देखो वैसे तो 1 लाख, लगभग एक मोटा आंकड़ा मैं आपको बताऊं तो IUCN की जो श्रेणी है इसमें लगभग 1 लाख से ज्यादा जो प्रजातियां हैं वह टोटल वर्गीकरण उसका किया गया है कि ये वाली जो नॉर्मल है, ये वल्नरेबल है, ये एक्सटिंक्ट है, या फिर ये एंडेमिक प्रजातियां हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि कितनी प्रजातियां ऑल ओवर लुप्त हो गई है तो इसका किसी को भी अंदाजा नहीं है। तो IUCN की श्रेणी में लगभग 1 लाख ऐसी प्रजातियां शामिल हैं और लगभग 800 ऐसी प्रजातियां, लगभग की बात कर रही हूं, 800 ऐसी प्रजातियों का वर्णन किया गया है जो विलुप्त हो चुकी है, जो एक्सटिंक्ट हो चुकी है। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या कहा जा रहा है कि वास्तव में तो कोई भी नहीं बता सकता कि कितनी प्रजातियां जो है वह वास्तव में लुप्त हो चुकी हैं। आज हमारा ध्यान अधिक बड़े और दिखाई देने वाले प्राणियों और पौधों के लुप्त होने पर अधिक केंद्रित है, परंतु छोटे प्राणी जैसे कीट और पौधे भी महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे आप बात करें मधुमक्खी की, कई बार यहां से भी प्रश्न आया था कि क्यों मधुमक्खी का जो रहना है वह हमारे अस्तित्व के लिए, मनुष्य के अस्तित्व के लिए सही है। तो यहां से प्रश्न इस तरह से बच्चों आते रहते हैं। लुप्त होते वन, आइए एक इसमें बॉक्स दिया है जिसे हम पढ़ते हैं। भारत में जिस पैमाने पर वन कटाई हो रही है वह विचलित कर देने वाली बात है। देश में वन आवरण के अंतर्गत अनुमानित 79 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल है, लगभग 79 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल है और यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24% हिस्सा है। सघन वन इसमें 12% है, खुला वन इसमें 9% है और मैंग्रोव इसमें 0.1% है। ठीक है, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट जो 2015 की रिपोर्ट है। इसके बाद तो देखो 17 की भी रिपोर्ट आ गई, 17 की भी फॉरेस्ट रिपोर्ट आ चुकी है और इसके बाद 17 की बात करें, इसके बाद अभी 2019 में भी जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है ये आ चुकी है। इसकी चर्चा हमने लास्ट क्लास में की थी। यहां से प्रश्न बहुत संभावित है आना, जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उस सभी में फॉरेस्ट रिपोर्ट से प्रश्न आएगा ही आएगा कि टोटल वन कवर कितना है ना, क्या है मैंग्रोव का प्रतिशत, किसी बच्चे को पता हो तो लिखिए, सघन वन का प्रतिशत क्या है, मैंग्रोव क्या है, कुल क्षेत्रफल कितना है, इन सब पर आप चाहे तो बच्चे कमेंट में लिख सकते हैं। अनुसार जो स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है इसके अनुसार वर्ष 2013 से सघन वन जो है वह 3775 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। 2013 से लेके 15 में कितनी वृद्धि हुई इन 2 साल में, लगभग 3700 वर्ग किलोमीटर। परंतु वन क्षेत्र में यह वृद्धि वन संरक्षण उपायों, प्रबंधन की भागीदारी और वृक्षारोपण से हुई है। यानी इसमें ऐसा नहीं है कि आपने वृक्षों को काटना रोक दिया है इसलिए ये वृद्धि हुई है। ठीक है, ऐसा नहीं है। लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या थी, मेन जो कार्य किए गए, प्रॉब्लम नहीं कहेंगे, मेन जो कार्य किए गए वन संरक्षण के कुछ उपाय किए गए, प्रबंधन की भागीदारी थी और वृक्षारोपण थी। कम्युनिटी आगे हम पढ़ेंगे कि इन सबको बचाने के लिए जो एक कम्युनिटी है, एक समुदाय है, उसकी क्या भागीदारी होती है। और आपने सुना होगा चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन जो उत्तराखंड से 1970 के दशक में शुरू हुआ था और इसकी एक बहुत बड़ी जो सफलता है वह यह कही जाती है कि 1980 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा रोक लगा दी गई थी कि अगले 15 वर्षों तक जो उत्तराखंड के हिमालय के तराई के वन है उसके वृक्ष नहीं काटे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यूपी, कर्नाटक, बिहार, यहाँ के भी जो कुछ कुछ फॉरेस्ट कवर है उन्हें इसकी तर्ज पर कवर किया गया। तो ये छोटे छोटे से जो कम्युनिटी की हम बात करें, कई बार पूछा गया कि जो चिपको आंदोलन है उसके नेता कौन थे। जैसे आपको सुंदरलाल बहुगुणा को आप जानते होंगे, सुंदरलाल बहुगुणा एक भारतीय इस सब के लिए एक पर्यावरणविद का कार्य करते हैं। ठीक है, देखिए राकेश आप कह रहे हैं कि मैंग्रोव क्या होता है, मैंग्रोव क्या होता है। लास्ट क्लास में बच्चे हम चर्चा कर चुके हैं, आप चैप्टर 1 देखिए, लास्ट क्लास में हम चर्चा कर चुके, इसलिए प्लीज क्लास में कंटिन्यू रहिए। लास्ट क्लास में जब हमने बात की थी, हाँ विपिन, सुंदरलाल बहुगुणा की आप बात कीजिए, आप चंदी लाल जो भट्ट है इनकी बात कीजिए, और आप एक नाम और भूल रहे हैं जो कि है एक महिला का, और वह है गौरा देवी। ठीक है, यह भी इसमें शामिल रही। सो गौरा देवी भी है, जानते थे। और चिपको आंदोलन की अगर हम बच्चे बात करें तो इसका एक घोष वाक्य था, इसका एक नारा था। जैसे सभी के नारे होते हैं, जैसे भगत सिंह का नारा था देश के लिए इंकलाब जिंदाबाद, ऐसे ही चिपको आंदोलन के लिए जो नारा था, एक घोष वाक्य क्या था, क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, बयार मतलब हवा, है ना। क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार,
मिट्टी, पानी और बयार जिंदा रहने के आधार, यानी मनुष्य को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? मिट्टी, पानी और बयार यानी वायु, हवा। तो ये चिपको आंदोलन आगे हम देखेंगे, ठीक है। सो लुप्त होते वन और फॉरेस्ट कवर, ये सब आप समझ गए होंगे। अब हम आगे आ गए IUCN की श्रेणियों पर। आगे हम आ गए IUCN। क्लियर है? चलिए आगे हम देखेंगे। देखो, अगर आपको कभी लिखना हो ना इन सब के लिए, तो जैसे चिपको आंदोलन के हमने घोष वाक्य की बात की बच्चों, तो ये सब आपकी आंसर राइटिंग थोड़ा सा इनरिच बनाते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, बेसिक कवर करना बहुत जरूरी है कि आपने चलो बेसिक देख लिया यहाँ से कि किस तरह से जो एक कम्युनिटी है उसका एक योगदान हो सकता है पर्यावरण के संरक्षण के लिए, ठीक है। चलो अब हम इसमें आगे बात करेंगे, वो है IUCN की श्रेणियां। IUCN अंतरराष्ट्रीय जो प्राकृतिक संरक्षण संघ है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय जो प्राकृतिक संरक्षण संघ की हम बात करें, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन की हम बात करें ऑफ नेचर, तो इसके अंतर्गत कुछ श्रेणियां विभाजित की। जैसे हमने फर्स्ट में क्या देखा था कि जो सामान्य प्रजातियां हैं, सामान्य प्रजातियों की हमने चर्चा आगे हम करने वाले हैं। सामान्य प्रजातियां हैं, सुभेद्य प्रजातियां हैं, संकटग्रस्त है, स्थानिक है और लुप्त प्रजातियां हैं। इन सब पर आगे हम बात करने वाले हैं। क्लियर है आप सभी को? क्लियर है सौरभ? ये जो चैप्टर हमारा चल रहा है फ्रेंड, ठीक है, इसका नाम है वन और वन्यजीव संसाधन, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे कि कौन सी सामान्य प्रजातियां हैं, कौन सी संकटग्रस्त प्रजातियां हैं। संकटग्रस्त के बाद हम जैसे हमने देखा कि स्थानिक या इंडेमिक, ठीक है, स्थानिक देखेंगे, जो लुप्त हो चुकी हैं, एक्सटिंक्ट हो चुकी है, इन्हें हम देखेंगे। सुभेद्य की हम चर्चा करेंगे, तो ये सब क्या है? सुभेद्य की हम चर्चा करेंगे, तो ये सारी प्रजातियां जो है इस पर हम चर्चा करते हैं। IUCN आप सभी को पता होगा, जो इसमें नहीं है वो हम आगे पढ़ेंगे जब हम बेसिक को छोड़ देंगे। अभी हम फिलहाल बेसिक देख रहे हैं। सो IUCN के द्वारा आप सभी को पता होगा एक रेड लिस्ट प्रकाशित की जाती है, ठीक है। IUCN के द्वारा एक रेड लिस्ट, लाल सूची प्रकाशित की जाती है, जिसमें जो वन्य और वन्यजीव दोनों के ही लिए, ठीक है, ना केवल वन बल्कि जो पौधे हैं उन सभी के लिए भी रेड लिस्ट बनाई जाती है कि जो विलुप्ति के कगार पर है या जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, जो संकट में है, जिनका अस्तित्व संकट में है, उन सभी के लिए एक सूची बनाई जाती है IUCN के द्वारा, जिसे आप रेड लिस्ट के नाम से जानते हैं। और जब ये रेड लिस्ट अपडेट होती है और इस रेड लिस्ट में अगर कोई रिलेटिव, आप रिलेटेड बात करें कि इंडिया में अगर कोई वर्तमान में, जैसे आप ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करें, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की आप अगर बात करें, लेटेस्ट एक कॉन्फ्रेंस में उसे शुभंकर भी रखा गया था, तो बताइए आप जरा कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अगर आपने ये प्रजाति सुनी होगी, तो क्या इस प्रजाति की वर्तमान में श्रेणी क्या है? साथ ही किसी स्टेट का यह राजकीय पक्षी भी है। देखिएगा जरा इसे। आगे हम देखेंगे सामान्य जातियां। सो देखो, थोड़ा सा हम बेसिक के साथ साथ बच्चे एडवांस की भी चर्चा हम करते जाएंगे। तो फर्स्ट क्या है? सामान्य जातियां हम बात करेंगे, नॉर्मल स्पीशीज, ठीक है। नॉर्मल स्पीशीज की हम बात करें, वे जातियां जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है। जीवित रहने के लिए सामान्य इनकी संख्या बहुत अधिक कम नहीं हो रही है, ठीक है। सो सामान्य संख्या है अगर जीवित रहने के लिए, तो इसे आप कहेंगे सामान्य जाति। जैसे इसमें कुछ पशु, साल, चीड़ का वृक्ष, कृंतक यानी जो रोडेंट है, ये सब शामिल हैं। अब सेकंड हम देखेंगे संकटग्रस्त। फिलहाल इसमें इतनी ही इंफॉर्मेशन है। संकटग्रस्त जातियों की हम बात करें कि जो थोड़ा सा क्रिटिकली की बात करें, इंडेंजर्ड है। आगे आप इसमें भी सूचियां पढ़ते हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, नॉर्मल इंडेंजर्ड, ये सब है ना। सो वो सब आप बच्चे एडवांस में देखते हैं। सो बेसिक देखो कितना इंपॉर्टेंट है कि आपके इन्वायरमेंट के लिए ये वाला जो बुक है जो हम पढ़ रहे हैं अभी, चैप्टर क्लास 10 का बुक है ना, चैप्टर 2 है। फर्स्ट में रिसोर्स एंड डेवलपमेंट देखा, सेकेंड क्या है? वन और वन्यजीव संसाधन। सो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ जो रिसोर्सेज है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो हम दोनों की ही चर्चा करेंगे। सो संकटग्रस्त जो जातियां हैं वे देखो वे क्या हैं?
जिनके लुप्त होने का खतरा हो, सीधी सी बात है, जिनके लुप्त होने का खतरा हो, इसे आप संकटग्रस्त कह सकते हैं, यानी संकट में है। और इसके बहुत से कारण हो सकते हैं कि जैसे अगर आप डॉल्फिन की बात करें या फिर आप किसी पर्टिकुलर आप बाघों की बात कीजिए, आप देखो वर्तमान में जैसे हाथियों की संख्या है, इन पे बड़ा संकट है। आपने अभी लेटेस्ट केरल में एक घटना भी सुनी होगी इस संदर्भ में, है ना, जो मनुष्य की इतनी जो असंवेदना है उसे दर्शाती है। तो देखो जिन प्रजातियों के लुप्त होने का खतरा है, तो देखो वर्तमान में जैसे बाघ है अगर, ठीक है, हाथी की हम बात करें, घड़ियाल की बात करें, ठीक है, तो ये इनकी श्रेणियों पे हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। मैं जस्ट आपको ये बता रही हूँ कि अगर ये भारत में अभी चर्चा में है, वर्तमान में इनकी संख्या में अगर कमी आ रही है, जैसे दक्षिण भारत के जो स्टेट है, राज्य हैं, उनमें हाथी जो है वह सबसे बड़ी ज्यादा संख्या में है, लेकिन वर्तमान में जो मामले आपको सामने आ रहे हैं कि बड़ी तेजी से इनकी जो संख्या है उसमें कमी आ रही है। तो गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे आपने सुना होगा, हाथी गलियारे विकसित किए जा रहे हैं या फिर और भी योजनाएं हैं, तो ये सब योजनाएं इनको संरक्षित करने के लिए है। और इन सभी का ही जो विस्तार है, आप एक एक प्रोजेक्ट को कहां पर पढ़ते हैं, एनवायरमेंट में पढ़ते हैं, अलग से आप टाइगर प्रोजेक्ट पढ़ेंगे, अलग से आप हाथी गलियारा पढ़ेंगे, अलग से आप राइनो पढ़ेंगे जो एक सींग वाला गैंडा का संरक्षण है, अलग से आप उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये सारे इन्फॉर्मेशन बच्चे ये बेसिक है, ठीक है। लेकिन आप एक बार जब बेसिक समझ जाते हो ना, तो आप एडवांस से बहुत इजीली चीजों को कनेक्ट कर पाते हो। जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या में कमी हुई है, यदि वे जारी रहे तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन होता है। अगर इन जो प्रजातियां हैं इनके लिए विषमता जो है वह कम नहीं हो रही है, इनके मान लीजिए लगातार इनके जो हैबिटेट है, जो इनके आवास है, जो इनके पर्यावास है, अगर जिस वन में रह रहे हैं उस वन को आपने साफ करके उस पर किसी औद्योगिक इकाई को लगा दिया, तो वहां के जो वन्य जीव है वह कहाँ जाएंगे, है ना। तो बेसिकली ये बात है कि अगर इसी संख्या में इनकी कमी होती रही और इनके पर्यावास के नष्ट होने के बहुत से कारण होते हैं, आप शिकार की बात कीजिए, औद्योगिकरण की बात कीजिए, ये सारी चीजें, मनुष्य का जो लालच है ये बहुत बड़ा खतरा है सभी प्रजातियों के लिए, इवन खुद के लिए भी। अब देखो संकटग्रस्त प्रजातियों में जैसे आपने ब्लैक डियर सुना होगा, है ना, काला हिरण है, मगरमच्छ है, भारतीय जंगली गधा है, गेंडा है, शेर पूंछ वाला बंदर, ये पूछा गया था यूपीएससी में, शेर पूंछ वाला बंदर कहाँ पाया जाता है और एक किस श्रेणी में शामिल। अब देखो संगाई जो मणिपुरी हिरण है, यहां से प्रश्न आ चुका है, संगाई जो क्या है मणिपुर हिरण है, इससे प्रश्न आ चुका है। अब देखो अगर करंट अफेयर में क्या होता है समटाइम्स, 1 मिनट, ठीक है, सो समटाइम्स क्या होता है कि जैसे अगर चर्चा में रहा सिर्फ संगाई, तो आपको सिर्फ संगाई पढ़ लेना है एक बार कि ये है क्या, है ना, सारा इसके बारे में करंट में आपको जानकारियां मिल ही जाती हैं। आगे देखेंगे, नेक्स्ट है देखो सुभेद या वल्नरेबल। सुभेद क्या है, अब अगली श्रेणी है IUCN की, तो इसमें वे जातियां आएंगे जिनकी संख्या घट रही है, और यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली जो परिस्थितियां हैं अगर वह नहीं बदली गई तो इनकी संख्या घटती रहती है और फिर ये संकटग्रस्त में शामिल हो जाएंगी। देखो चाहे हम सुभेद की बात करें और चाहे हम संकटग्रस्त की बात करें, ठीक है, दोनों में ही जो अंतर है वह थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस होगा कि सुभेद है, वल्नरेबल है, तो इनकी संख्या जो है वह घट रही होती है, ठीक है, संख्या, और अगर इसी तरह से घट रही होती है तो फिर वे संकटग्रस्त में शामिल हो जाएंगी। सो सुभेद फिर होगी संकटग्रस्त में, फिर बाद में जो संकटग्रस्त है फिर वह विलुप्ति के कगार पर आ जाती हैं। समटाइम्स हम देखेंगे कुछ ऐसी प्रजातियां होती हैं जो संकटग्रस्त में शामिल होती है, और संकटग्रस्त में भी वह अति संकटग्रस्त में यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड में शामिल होंगी, तो फिर उनकी जो विलुप्ति का खतरा है वह ज्यादा अधिक मात्रा में होगा, ठीक है। हालांकि देखो एक जो इंपॉर्टेंट है, आगे हम चीते की बात करेंगे, तो भारत सरकार के द्वारा एक अकेला ऐसा वन्यजीव प्राणी है जिसे हमने विलुप्त घोषित किया, एक्सटिंक्ट डिक्लेयर किया, वो क्या था, चीता, है ना। नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन। अब देखो आप कितना बेसिक, और बच्चे यहां से प्रश्न आता है, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन, ये किस श्रेणी में आएंगे, वल्नरेबल श्रेणी में आएंगे, सुभेद की श्रेणी में आएंगे। क्लियर है सभी को, अभी तक का बताए हो बच्चे, क्लियर है, टफ तो नहीं लग रहा। सो प्लीज सभी बच्चे वीडियो को कंटिन्यू रहे एंड बच्चे आप शेयर भी करते रहे, ठीक है। अमित आप पूछ रहे हैं शेर पूंछ वाला बंदर कहाँ पाया जाता है, एंड सचिन जी आंसर भी दे रहे हैं कि जो ये लॉइन टेल्ड मकाऊ है, फाउंड इन साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरला, केरल में जो शांत
साइलेंट वैली है, शांत घाटी है, इसमें पाया जाएगा ये, ठीक है। सो बच्चे प्लीज कंटिन्यू रहे क्लास में, ठीक है, एंड जो वीडियो है वह शेयर भी करते रहे। नेक्स्ट हम देखेंगे जो दुर्लभ प्रजातियां हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। आई होप सभी बच्चों को क्लियर होगा। चलो अब हम देखेंगे दुर्लभ प्रजातियां। दुर्लभ की बात करेंगे यानी जो रेयर कंडीशन में पाई जाएंगी, रेयर स्पीशीज। इन प्रजातियों, इन जातियों की संख्या बहुत कम है या सुभेद्य है, और यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां नहीं परिवर्तित हुई तो यह संकटग्रस्त की श्रेणी में आ जाएंगे। बेसिकली सेम ऐसा ही कुछ हमने क्या देखा था, सुभेद्य के साथ देखा था कि उनके साथ जो परिस्थितियां हैं उनकी संख्या में जो कमी आ रही है, अगर उसे नहीं बदला तो वो क्रिटिकली में शामिल हो जाएंगी। और कुछ ऐसा ही दुर्लभ है यानी जो रेयर पाई जाएंगे, और अगर इनकी विषम परिस्थितियों को नहीं बदला गया तो फिर इन्हें भी किस में शामिल किया जा सकता है, क्रिटिकल में, ठीक है, संकटग्रस्त में इन्हें शामिल किया जा सकता है, इंडेंजर्ड में शामिल किया जाता है। अब देखो, अब हम बात करेंगे बच्चों स्थानिक जातियों की। स्थानिक जातियां ऐसी जातियां होती है जो किसी स्थान विशेष पर पाई जाएंगी, ठीक है, उसे आप क्या कहोगे, स्थानिक प्रजाति यानी इंडेमिक स्पीशीज। इंडेमिक स्पीशीज इसे कहा जाता है। समटाइम्स आपको इंग्लिश का ही हिंदी वर्जन जो है वह मिल जाता है, ठीक है, इंडेमिक स्पीशीज। प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं को अलग विशेष क्षेत्रों में पाए जाने वाली जातियां जैसे अंडमानी चील है, निकोबारी कबूतर है और अरुणाचल के मिथुन इन जातियों के उदाहरण हैं। प्राकृतिक और भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में जो पाई जाएंगे, जो विशेष क्षेत्रों में पाए जाएंगे उन्हें क्या कहा जाएगा, इंडेमिक स्पीशीज कहा जाएगा, ठीक है, क्लियर है। उस पर्टिकुलर स्थान की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, जो वहां की जलवायु है और भी जो बाकी तमाम चीजें हैं, उसके अकॉर्डिंग वह केवल और केवल उसी स्थान पर पाई जाएगी। तो आप एक दो स्थानीय जो जातियां हैं उनके नाम क्या होंगे, एक तो देखिए जैसे अंडमानी चील है, निकोबारी कबूतर है और अरुणाचल का जो मिथुन है, यह भी। आगे देखेंगे, नेक्स्ट है लुप्त जाति। अब देखो, अब हम बात करेंगे बच्चे एक्सटिंक्ट की। अब हम बात करेंगे एक्सटिंक्ट की। एक्सटिंक्ट की बच्चे हम बात करेंगे तो यह है क्या, ये ऐसी प्रजातियां होंगी एक्सटिंक्ट स्पीशीज, वैसी जातियां इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित यह पाई गई। देखो, जहां पर ये रहते थे अगर आपने वहां खोजा और ये वहां पर नहीं पाई गई तो इसे आप क्या कहेंगे, इसे आप कह देंगे एक्सटिंक्ट स्पीशीज, यानी ये अपने प्राकृतिक आवास में अब नहीं मिलते हैं। जैसे इन उपप्रजातियां, ये जो उपजातियां हैं वह स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप की पूरी पृथ्वी से ही लुप्त हो गई हो, हर जगह से ही लुप्त हो गई हो, तो फिर इन्हें हम एक्सटिंक्ट या लुप्त घोषित कर देंगे। ऐसी उपजातियों में एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली बत्तख शामिल है। एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बत्तख शामिल है लुप्त श्रेणी में, ठीक है। आगे देखो, एशियाई चीता की हम बात करें, अगर आप भारत सरकार की बात करें तो कब इसे विलुप्त घोषित कर दिया गया था, 1952 में। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है और वर्तमान में ये चर्चा में इसलिए है और इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि करंट अफेयर में जो इसकी चर्चा है वह आए दिन हो रही है और बार बार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस तरह के जो आदेश है वह दिए जा रहे हैं कि आप जो अफ्रीकन चीते ला तो रहे हैं लेकिन इनके पुनर्वास के लिए जो स्थल है उसे आप विशेष रूप से उस पर कार्य कीजिए, उस पर रिसर्च कीजिए। सो पुनर्वास स्थल जो है इसके लिए बार बार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्देश दिए जा रहे हैं। तो करंट अफेयर में है तो चीते से प्रश्न आने की संभावना ज्यादा है, ठीक है। सो एशियाई चीते की बात करें, इसमें जो बॉक्स दिया है एनसीईआरटी में उसे हम पढ़ते हैं। भूमि पर रहने वाला दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी चीता बिल्ली परिवार का एक अजूबा और विशिष्ट सदस्य है जो 112 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ सकता है। अच्छी खासी ट्रेन की एक स्पीड हो जाएगी, ठीक है। 112 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ सकता है। लोगों को आमतौर पर यह भ्रम रहता है कि चीता एक तेंदुआ होता है। देखो, चीते की विशेष पहचान उसकी आंख के कोने से मुंह तक और नाक के दोनों ओर फैले आंसुओं की लकीर नुमा निशान है। ये आपको दिख रहा है ना, तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो, बेसिकली यूपीएससी में इस तरह से प्रश्न आ चुका है कि जो तेंदुआ है और जो चीता है उसमें फर्क क्या होता है,
ठीक है, जो तेंदुआ है और जो चीता है इसमें क्या फर्क है, यहां से भी बच्चों प्रश्न पूछे जाते हैं। 20वीं शताब्दी से पहले चीते अफ्रीका और एशिया में दूर दूर तक फैले थे, परंतु इनके आवासीय क्षेत्र, देखो अब इन्हें कहां से प्रॉब्लम शुरू होती है, जब इनके हैबिटेट यानी इनके रहने का जो आवास स्थल है, अब सोचिए सारे जंगल को आपने एक औद्योगिक शहर बना दिया, औद्योगिक इकाई में तब्दील कर दिया, तो इनके जो आवास है यह नहीं रहे, तो कैसे सरवाइव करेंगे। आवास की हमने बात की। दूसरी हम बात करें बच्चों शिकार की, तो इसकी खाल के लिए या फिर और तरीके के लिए इसका जो शिकार किया गया उसके कारण से यह क्या हो गए, विलुप्त हो गए, परंतु इनके आवासीय क्षेत्र शिकार की उपलब्धता कम होने से लगभग यह विलुप्त हो गए। और भारत में तो यह जाति बहुत पहले यानी 1952 जो हमने अभी चर्चा की 1952 में क्या कर दिया गया था, इसे विलुप्त घोषित कर दिया गया था चीते को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्तमान में काफी चर्चा में है, इसलिए यह पूछा जा सकता है, इसलिए मैं बार बार इस पर आपको एम्फेसिस कर रही हूं, जोर दे रही हूं। क्लियर है सभी को, यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? आगे चलें। चलिए बच्चों, सो नेक्स्ट देखते हैं, आगे है वे प्रतिकूल कारक जिससे वनस्पति और प्राणी जगत के का ऐसा भयानक ह्रास हुआ, यानी ये क्यों गायब हो रहे हैं, क्यों जो प्राणी जगत की बात करें, वनस्पतियों की बात करें, अगर ये विलुप्त हो रहे हैं तो उसके पीछे क्या कारण है। यदि आप चारों ओर नजर दौड़ाएंगे तो आप पाएंगे कि किस प्रकार हमने प्रकृति के संसाधनों में परिवर्तन कर दिया है, प्राकृतिक संसाधनों को कैसे आपने परिवर्तित कर दिया है। अगर आप चारों तरफ नजर दौड़ाएंगे तो आपको ये चीज अपने आप समझ में आ जाएगी। हमें लकड़ी, छाल, पत्ते, रबड़, दवाइयां, भोजन, ईंधन, चारा, खाद इत्यादि के लिए प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से आप वन और वन्य जीवों पर निर्भर हैं। ठीक है, अगर आपको कहीं पर स्टार्टिंग से लिखना हो कि क्या मनुष्य के जीवन में महत्ता है वन और वन्यजीव संसाधनों की और क्यों इसके ह्रास हो रहे, क्या संरक्षण है, तो आपको स्टार्टिंग इससे अच्छी नहीं मिलेगी। स्टार्टिंग क्या है कि किस तरह से मनुष्य अपने भोजन के लिए, दवाओं के लिए, ईंधन, चारे, खाद के लिए, इवन प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वन और वन्यजीवों पर निर्भर है। भारत में वनों का सबसे बड़ा नुकसान उपनिवेश काल में होता है। उपनिवेश काल में हम बात करें तो जैसे रेल लाइन है, कृषि है, व्यवसाय है, वाणिज्य, वानिकी और खनन क्रियाओं में वृद्धि से इस तरह का जो ह्रास है वह हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी वन्य संसाधनों में सिकुड़ने से कृषि का फैलाव एक महत्वपूर्ण कारकों में से एक रहा। देखो ऑब्वियस है, कहीं ना कहीं कृषि कार्य के लिए भी आप क्या करते हैं कि वनों को आप काटेंगे। अगर सब जगह वन लगे हैं लेकिन आपको कृषि कार्य के लिए भूमि चाहिए, तब आप कहाँ लेकर आएंगे। तो आपको समझ में आ रहा है कि तुलनात्मक रूप से पहाड़ी एरिया नहीं है, वहां ठीक ठाक है, उपजाऊ है, वहां पर कृषि की जा सकती है। देन आप फिर वनों को साफ करेंगे, फिर वहां पे आप कृषि कार्य आरंभ करेंगे। तो कहीं ना कहीं देखो कृषि तो ऐसा है कि चलो मनुष्य के लिए आवश्यक है, आप कृषि कार्य नहीं करेंगे तो आप कैसे आगे अन्न का उत्पादन करेंगे, कैसे आगे जिएंगे। लेकिन जब आप क्या करते हैं बहुत अधिक मात्रा में, जैसे आप विकास की बात करें तो देखो इस तरह के तो ऐसे भी पूछे गए हैं कि क्या विकास और पर्यावरण एक दूसरे के विरोधी हैं। क्या हमेशा विकास और पर्यावरण एक दूसरे का विरोध ही करेगा कि अगर विकास हो रहा है तो पर्यावरण का ह्रास हो रहा है, और अगर पर्यावरण को आपको फलता फूलता दिखना है तो आप फिर विकास बंद कर दीजिए। तो ये एक जो डिबेट है ये एक ऐसे के रूप में बच्चों आपके सामने आ सकती है। अगर कोई स्टूडेंट चाहे तो क्या जो प्राकृतिक पर्यावरण की हम बात करें, इसके विकास की बात करें, और अगर हम उद्योगों की बात करें और इस तरह से अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो क्या ये एक दूसरे के विरोधी है। इस पर बच्चे आप ऐसे का एक रूपरेखा लिख के मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। देन हम इस पर फिर चर्चा आगे करेंगे। क्लियर है यहां तक। अब देखो वन सर्वेक्षण के अनुसार, वन सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट दी है। वन संरक्षण के अनुसार 1951 से 1980 के बीच में, 1951 से 1980 के बीच में लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर के जो क्षेत्र है कृषि भूमि में परिवर्तित हो गया। ठीक है, जो ये वन क्षेत्र था 26,200 किलोमीटर का, यह चेंज हो जाता है किसमें, कृषि भूमि में। अधिकतर जनजातियां क्षेत्र, विशेषकर जैसे पूर्वोत्तर और मध्य भारत की आप बात करें, देखो स्थानांतरित कृषि की अगर हम बात करें तो इसे कहाँ किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, कहाँ किस नाम से जाना जाता है, यहां से प्रश्न आया है। इवन ना केवल इंडिया के राज्यों में वरन
विदेशों में भी, ठीक है, वरन अन्य देशों में भी, अन्य देशों की हम बात करें तो यहाँ किस नाम से जाना जाता है, यहाँ से प्रश्न आ चुका है, ठीक है। और स्थानांतरित कृषि भारत में किस स्थान पर होती है, क्या इसकी विधि है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिकतर जनजातीय क्षेत्र विशेषकर पूर्वोत्तर और मध्य भारत में स्थानांतरित या झूम कृषि होती है, जिसे स्लैश और बर्न खेती के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके चलते वनों की कटाई या निम्नीकरण हुआ है, ठीक है। स्थानांतरित यानी समझ ही आ रहा होगा आपका, स्थानांतरण दैट मीन्स ट्रांसफर। उसी तरह से कि आप एक स्थान पर कृषि कर रहे थे, फिर इसे छोड़ के आप आगे बढ़ जाते हैं, फिर आगे के वनों को आप काटेंगे, फिर यहाँ पे कार्य करेंगे, तो इस तरह से जो भूमि है वह काफी नेगेटिव तरीके से प्रभावित हो रही है। सो वनों की कटाई भी होगी और भूमि का निम्नीकरण भी होगा। तो ये दोनों चीजें कैसे होंगी, स्थानांतरित कृषि या झूम खेती से। क्लियर है? सो बच्चे आप जरा लिखिए कमेंट में कि किस स्टेट में किस नाम से जाना जाता है, कहां पे रे कहा जाता है इसे, कहां पे बाकी नामों से जाना जाता है, लिखिए जरा एक बार। जब हम कृषि का चैप्टर पढ़ेंगे देन हम इसे विस्तार से देखेंगे, ठीक है। अब देखो, क्या उपनिवेशी वन नीति को दोषी माना जाए? अगर उपनिवेशी जो थे, अगर हम ब्रिटिशर्स की बात करें, अंग्रेजों की बात करें, तो उन्होंने रेलवे लाइन या फिर बाकी के जो उन्होंने विकास संबंधी गतिविधियां की, क्या केवल वही वन नीति, क्या हम उनकी उपनिवेशी वन नीति को ही सिर्फ दोषी माने हम? तो कुछ पर्यावरण विशेषज्ञों का क्या कहना है कि भारत में कई क्षेत्रों में संवर्धन, वृक्षारोपण अर्थात वाणिज्य की दृष्टि से कुछ या एकल वृक्ष जातियों बड़े पैमाने पर रोपण करने से पेड़ों की दूसरी जातियां खत्म हो गई। जैसे आपने सुना होगा यूकेलिप्टस, जिसे आप हाँ ठीक है, यूकेलिप्टस ही जानो फिलहाल। तो अगर आपने यूकेलिप्टस वृक्ष सुना होगा तो देखो, उपनिवेशी गवर्नमेंट के द्वारा भी इस वृक्ष को प्रोत्साहित किया गया कि चलो हम ग्रीनरी के लिए इस वृक्ष का यूज करते हैं। लेकिन इस वृक्ष से होता क्या है, यूकेलिप्टस से जो प्रभाव पड़ता है वो यूपीएससी में पूछा गया था, ठीक है। यूपीएससी में पूछा गया था कि जो यूकेलिप्टस वृक्ष है अगर जहां पर लगा रहेगा तो उस जगह पर क्या असर होगा कि जो भूमिगत जल है, जल बहुत नीचे तक चला जाता है उससे, और जब जल बहुत अधिक नीचे तक चला जाएगा तो उससे क्या होगा कि वहां का जो उपजाऊपन है वह खत्म हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर सागवान के एकल रोपण से दक्षिण भारत में, सागवान की बात की जा रही है, सागवान के एकल रोपण से दक्षिण भारत में अन्य प्राकृतिक वन बर्बाद हो गए। और हिमालय में जो चीड़ और पाइन के रोपण है, हिमालय में जो चीड़ और पाइन के वृक्ष है ना ये, और साथ ही हिमालय में आपने रोडोडेंड्रोन सुना होगा, ओक और रोडोडेंड्रोन जो हमने स्टार्टिंग में पढ़े भी थे। तो ये उपनिवेशी वन नीति का परिणाम है कि इन वृक्षों को क्या किया गया, इन वृक्षों को लगाने में प्रायोरिटी दी गई, प्राथमिकता दी गई, इन वृक्षों को लगाया गया और उससे क्या हुआ, वनों को काफी नुकसान हुआ। तो क्या कहते हैं, उपनिवेशी वन नीति को क्या दोषी माना जाए? तो हाँ, कुछ पर्यावरणविद कहते हैं कि चूंकि इन्होंने गलत तरीके से जो वन नीति है वह अपनाई, गलत वृक्षों का चुनाव किया जो प्रकृति के लिए सही नहीं थे। एक तरह से वृक्ष लगाए तो उससे क्या हो गया, पेड़ों की दूसरी जातियां खत्म हो जाती हैं, और दूसरे तरीके के वृक्ष लगाए तो इनसे बाकी वनों को नुकसान हो गया। तो एक तरह से आप इनकी वन नीति को दोषी मान सकते हो, ठीक है। यही निष्कर्ष निकला कि आप वन नीति को दोषी मान सकते हो। तो एक तो हो गया वन नीति। अब दूसरा आप देखेंगे विकास परियोजनाएं। जैसे आपने देखा होगा कहीं बांध बनाया जा रहा है, तो बांध बनाने के लिए एक बहुत बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र आप रखेंगे, और उस जल ग्रहण क्षेत्र में जो भी वन होंगे, जो भी वहां का ग्रीनरी होगा वो सब पानी में डूब जाएगा। तो उससे क्या होगा, बड़ी विकास परियोजनाओं की अगर हम बात करें या फिर हम खनन की बात करें, लास्ट टाइम हमने खनन की बात की थी कि किस तरह से जो संसाधन है उनका जब ह्रास होता है तो उसमें कृषि, अति पशुचारण एंड खनन की हमने बात की थी। तो खनन में क्या किया जा रहा था कि काफी सारा जो खनन है वह करके खुली हुई खानों को छोड़ दिया गया, तो वह किसी काम की भूमि नहीं रहती। तो देखो इसमें भी कहा जा रहा है कि किस तरह से संसाधनों का ह्रास हो रहा है। तो उसमें एक है बड़ी विकास परियोजनाएं। बड़ी विकास परियोजनाएं जैसे आप नर्मदा सागर परियोजना की बात कीजिए, आपने अगर सिंचाई के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए अगर आपने नर्मदा विकास परियोजना को, नर्मदा सागर परियोजना को अगर आपने लागू किया तो फिर उससे क्या हुआ, 1952 से नदी घाटी परियोजनाओं के कारण लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्रों को साफ करना पड़ा, और यह प्रक्रिया अभी भी जारी है। मध्य प्रदेश में लगभग देखो 4 लाख हेक्टेयर से अधिक जो वन क्षेत्र है नर्मदा सागर के पूर्ण हो जाने से जलमग्न हो गए,
ठीक है, जलमग्न हो गया एक 4 लाख हेक्टेयर का जो वन क्षेत्र है एरिया। तो यहाँ से भी क्या होगा, जो फॉरेस्ट कवर की हम बात करें, वन क्षेत्रों की बात करें, तो इन्हें यहाँ से नुकसान काफी होगा। क्लियर है? क्लियर है अभी तक का कि किस तरह से विकास परियोजनाएं, किस तरह से उपनिवेशी वन नीति को हम जिम्मेदार माने। ठीक है, यानी उपनिवेशी स्टार्टिंग तो बहुत हमारी शानदार हुई कि कैसे उपनिवेशी काल में गलत वृक्षों को चुना गया वृक्षारोपण के लिए, गलत वृक्षों को प्रोत्साहन दिया गया, जिससे हमारी बाकी वृक्ष और वन नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद आपने बड़ी विकास परियोजनाओं की हमने बात की कि किस तरह से ये जलमग्न हो गए। तो जब आपको लिखना हो बच्चे, आंसर में जब आपको लिखना हो कि किस तरह से इनके जो ह्रास के कारण है वह क्या है, देन काफी आप लिख सकते हैं। आगे देखेंगे बच्चों हम। नेक्स्ट है वनों की बर्बादी। वनों की बर्बादी में तो खनन ने ना केवल महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ना केवल वनों को बर्बाद किया, वरन हमने आगे क्या समझा था कि इससे जो लैंड डिग्रेडेशन है, भूमि निम्नीकरण है, वह भी हुआ है। यानी जहां पर आपने गड्ढा कर दिया है खनन के लिए, जहां पे आपने कई तरह के जो खनन है आपने सुने होंगे, जब आपने ये सारी गतिविधियां की तो ना तो यहाँ पे आप कृषि कर सकते हैं, ना तो यहाँ पर आप औद्योगिक गतिविधियां कर सकते हैं। तो बेसिकली जो खनन के तरीके हैं वह भी वैज्ञानिक होने चाहिए। पश्चिम बंगाल में बक्सर टाइगर रिजर्व, बक्सर टाइगर रिजर्व, देखो हाल ही में करंट अफेयर में सरदार सरोवर बांध है, यह भी चर्चा में रहा, और भी विकास परियोजना चर्चा में रही कि जो बांध की ऊंचाई है उसे बढ़ाने और कम करने को लेकर गवर्नमेंट के बीच में, स्टेट के बीच में और वहां की जो कम्युनिटी है वह काफी विरोध कर रही थी, यानी उनके हितों में टकराव देखा गया। ठीक है, तो ये सब क्या था कि कम्युनिटी किस तरह से विकास परियोजनाओं का विरोध कर रही है या फिर वह संरक्षण के लिए कार्य कर रही है, इसे भी हम आगे बच्चे समझेंगे। सो नेक्स्ट क्या था कि जो वन की बर्बादी है इसमें खनन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पश्चिम बंगाल में बक्सर टाइगर रिजर्व, बक्सर टाइगर रिजर्व डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है, डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है। इसने कई प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों को नुकसान पहुंचाया, कई जातियों जिसमें भारतीय हाथी भी शामिल है के आवागमन मार्ग को बाधित कर दिया। क्लियर है? तो देखो किस तरह से खनन की हम बात करें या फिर आप जब खनिज निकालने के लिए कार्य कर रहे हैं तो किस तरह से ना केवल लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, वरन जो प्राणियों का प्राकृतिक आवास की हम बात करें, वन की बात करें, वह भी संकट में आ रहे हैं। अगला है पशुचारण और ईंधन के लिए लकड़ी कटाई। पशुचारण और ईंधन के लिए लकड़ी कटाई। बहुत से वन अधिकारी पर्यावरणविद यह मानते हैं कि वन संसाधनों की बर्बादी में इनका बहुत मुख्य भूमिका है। यद्यपि इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है, लेकिन अगर चारे और ईंधन की आप बात करें तो इसकी आवश्यकता के लिए वृक्ष नहीं काटे जाते, मुख्यतः पेड़ों की टहनियों को काट लिया जाता है, ना कि पूरा पेड़ काटा जाता है। अगर कुछ पर्यावरणविद यह मानते हैं कि क्या उपनिवेशी काल की वन नीति थी, तो हाँ कुछ स्तर तक, कुछ हद तक वह भी थी। लेकिन जब हम बात करेंगे कि देखो चारा और ईंधन, अगर चारे और ईंधन की आप बात करें कि इसके लिए वृक्षों को ह्रास हो रहा है, तो आपको यह भी देखना चाहिए कि अगर ईंधन के लिए कोई वृक्ष नहीं काट के लेके जाता है, जो उसकी टहनियां हैं उसे काटा जाता है और वह तो दोबारा भी हो जाती है, तो बेसिकली ये क्या है, ये उतना हार्मफुल नहीं है जितनी और बाकी के कारण हैं। इन पारिस्थितिक तंत्र देश के मूल्यवान वन पदार्थ, खनिज और अन्य संसाधनों का संचय कोष है। जो ये पारिस्थितिक तंत्र है देश के मूल्यवान वन पदार्थों के लिए एक संचय कोष है, जो तेजी से विकसित होती औद्योगिक शहरी अर्थव्यवस्था की मांग की पूर्ति करते हैं। अब देखो, ये अगर औद्योगिक और शहरी अर्थव्यवस्था का अगर बढ़ावा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो पर्यावरण की हम बात करें, आप जो राजमार्ग हरित परियोजना आपने सुनी होगी, जो मैंने ईयर बुक में भी आपको पढ़ाई है ना, जो हरित राजमार्ग परियोजना ग्रीन हाईवे की हमने बात की थी, तो आप लाख इस तरह की कोशिश कर लीजिए। अगर आप 80% काट रहे हैं और फिर 1 या 2% लगा रहे हैं, उनका भी रख रखाव नहीं हो रहा है, तब ये ऊंट के मुंह में जीरा टाइप की बातें हो जाती हैं। इसकी मांग की पूर्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखो आरक्षित क्षेत्र अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखते हैं और विभिन्न वर्गों के बीच संघर्ष के लिए अनुकूल परिस्थितियां भी पैदा करते हैं। नेक्स्ट अब देखो, एक प्रजाति हम देख रहे हैं हिमालयन यव। ये किसी
पशुओं की प्रजाति नहीं है, नहीं तो आप सोचे कि किसी याक की बात हो रही है या फिर किसी ध्रुवीय भालू टाइप की बात हो रही है। हिमालयन यव की अगर हम बात करें, यह एक औषधीय प्रजाति है, ठीक है, औषधीय प्रजाति है ये। हिमालयन यव वनस्पति के प्रकार का एक सदाबहार वृक्ष है और एक औषधीय पौधा है जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। सो बच्चे, इस तरह के जो प्रश्न है वह सीधे सीधे पूछ ले जाते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से, ठीक है। पेड़ की छाल, पत्तियां, टहनियां और जड़ों से टक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है तथा इससे कुछ कैंसर रोगों के उपचार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इससे बनाई गई जो दवा है विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर औषधि है। कैंसर जिसे असाध्य रोग माना जाता है, कहा जाता है कि जब कैंसर हो जाता है तो धीरे धीरे ये सारी अच्छी वाली मांसपेशियां जो है उन्हें भी खत्म कर देता है ना, और उसके बाद ये जब तक खत्म नहीं होता जब तक इंसान खत्म नहीं हो जाता। हालांकि ऐसा वर्तमान में नहीं है, लेकिन फिर भी कैंसर थोड़ा सा असाध्य माना जाता है ना। और जब हम कभी बच्चे सेकंड ARC के बारे में बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि इसमें भी यही कहा जाता है कि जो भ्रष्टाचार है वह कैंसर की तरह है, कि कैसे कैसे वह धीरे धीरे विभागों में होता है, कैसे कैसे विभागों से आगे बढ़ जाता है, एक एक व्यक्ति उससे जुड़ता है और जब तक वह पूरे सिस्टम को खुद में नहीं ले लेता तब तक उसे शांति नहीं मिलती। तो सेम आप भ्रष्टाचार की बात करें, कैंसर की बात करें, खैर वो दूसरी बात हो गई। फिलहाल हम है हिमालयन यव पर। तो ये क्या है? हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाई जाती है। चीड़ का एक प्रकार है, एक सदाबहार वृक्ष है और इसे औषधि के कार्य के लिए, इसमें औषधीय गुण होते हैं, कैंसर के लिए इसका यूज किया जाता है। इतना बस जानो आप, ठीक है। तो देखो इसे भी खतरा है, अत्यधिक निष्कासन से वनस्पति जाति को इसे खतरा पैदा हो गया और पिछले 1 दशक में ये विभिन्न क्षेत्रों में लगभग क्या हुए? गायब हो गए हैं। अगला है, कुछ हम आगे भूमिका पढ़ने वाले हैं। भूमिका जैसे भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारकों में क्या क्या शामिल है? वन्य जीवों के आवास का विनाश, ठीक है, उनका हैबिटेट जो है वह नष्ट हो जाना, जंगली जानवरों को मारना, आखेटन दैट मीन शिकार करना, पर्यावरण प्रदूषण, विषाक्तीकरण और दावानल। दावानल मतलब क्या हुआ? हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में ऐसी भारी आग लगी कि वह बुझाए ना बुझ रही थी, सो उसे ही हम दावानल या आपने जंगल की आग आपने सुना होगा, ठीक है। और दावानल के बारे में UPSC में भी प्रश्न जो है वह पूछा गया है कि जो ये दावानल की आग है, जंगल है, ये इससे आप क्या समझते? वर्तमान में इसकी जो आप बात करें कि कंटिन्यूटी है वह बार बार क्यों बढ़ रही है, क्यों बार बार दावानल आ रही है, तो इस तरह के संकटों से बच्चों प्रश्न पूछा जाता है। पर्यावरण विनाश के अन्य मुख्य कारकों में संसाधनों का असमान बंटवारा। लास्ट में हमने चर्चा की थी जब हम संसाधन और उसका डेवलपमेंट पढ़ रहे थे चैप्टर 1 में। चैप्टर 2 में हम आगे स्पेसिफाई वन और वन्य प्राणी रिसोर्स की बात कर रहे हैं। तो चैप्टर 1 में भी हमने देखा था कि पर्यावरण विनाश के साथ साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो रिसोर्सेज हैं ये समान नहीं है, इनका असमान वितरण है और इनके चलते असमान उपभोग है, असमान विकास है, ठीक है, असमान है। तो पर्यावरण के रखरखाव की जिम्मेदारी में असमानता शामिल है। आमतौर पर विकासशील देशों में पर्यावरण विनाश का मुख्य दोषी अत्यधिक जनसंख्या को माना जाता है। आप सोचो जनसंख्या अधिक होगी, मान लीजिए शहरीकरण की हम बात करें, लोगों को रहने के लिए घर चाहिए, तो जहां पे आप 1 लाख हेक्टेयर भूमि को ले रहे हैं, अगर वहां पे कम जनसंख्या होगी तो आप कम पर्यावरण को प्रभावित करेंगे। हो सकता है आपका काम 50 लाख हेक्टेयर भूमि में हो जाए। तो बेसिकली औद्योगिकरण की हम बात करें, अधिक जनसंख्या की बात करें, तो किस तरह से एक ये प्रॉब्लम हो सकती है पर्यावरण विनाश के लिए। अगला है, यद्यपि एक अमेरिकी नागरिक का जो औसतन संसाधन उपभोग है एक सोमाली नागरिक के औसतन उपभोग के 40 गुना ज्यादा है। सोचो, एक जो सोमाली नागरिक है, सोमालिया का रहने वाला नागरिक है, जब वह उसका उपभोग होता है 1 यूनिट, जब उसका उपभोग होगा 1 यूनिट, तो देखो अमेरिकी नागरिक का उपभोग होगा 40 यूनिट। समझ रहे हैं? एक 40 गुना ज्यादा है। तो जो उपभोग का स्तर है अगर यह अधिक होगा, ज्यादा उपभोगवादी संस्कृति है, किसी की भी संस्कृति हो, तो उससे प्रकृति का विनाश तय है। इसी प्रकार शायद भारत के 5% जो धनी लोग हैं 25% गरीब लोगों की तुलना में अपने संसाधन उपभोग के द्वारा पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। भारत के जो 5% धनी लोग हैं, 5% की बात हो रही है, क्या कहा इस लाइन में कि 5% जो धनी लोग हैं और 25% गरीब लोग हैं, तो जो ये हानि पहुंचाएंगे इस हानि से बढ़कर होगी इन 5% लोगों की हानि, ये इस पे कहा जा रहा है। और इसका सीधा सा कारण है उपभोगवादी संस्कृति, ठीक है, उपभोगवादी संस्कृति। प्रश्न यह है कि कौन, क्या, कहां और
कितना उपभोग कर रहा है। तो प्रश्न क्या है कि कौन, कहाँ, क्या और कितना उपभोग कर रहा है। कौन कर रहा है इसका उपभोग, क्या कर रहा है उपभोग में, क्या उपभोग है इसका, है ना। कि एक तो है कि आप फर्नीचर के लिए, औद्योगिकरण के लिए वृक्षों को काट रहे हैं, और दूसरा क्या है इसमें कि एक व्यक्ति है जो अपनी रोजी रोटी के लिए या फिर ईंधन के लिए लकड़ियों का चुनाव कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। तो बेसिकली एक ये जो इसमें मेन अंतर है कि आपको जो उपभोग है, उपयोग है, वह किस तरह से कर रहे हो। नेक्स्ट है कहाँ और कितना, ठीक है, ये मात्रा भी। क्या आप जानते हैं भारत के आधे से अधिक प्राकृतिक वन लगभग खत्म हो चुके हैं। प्राकृतिक वन की बात हो रही है। भारत के आधे से अधिक लगभग 50% से अधिक जो वन है वह फॉरेस्ट जो है वह खत्म हो चुके हैं। 1/3 जलमग्न भूमि सूख चुकी है। 1/3 जो जलमग्न भूमि थी वह सूख चुकी है। समझ रहे हैं, जलमग्न थी बट सूख चुकी है। 70% धरातलीय जल क्षेत्र प्रदूषित हो गए हैं। 70% धरातलीय क्षेत्र प्रदूषित हो गए हैं और 40% मैंग्रोव क्षेत्र जो है वह लुप्त हो चुके हैं। तो इसमें यह बताया जा रहा है कि जो प्रकृति पर मार है वह कितनी बुरी तरीके से पड़ी है। और जंगली जानवरों के शिकार और व्यापार तथा वाणिज्य की दृष्टि से जो कीमती पेड़ पौधे हैं, इनकी कटाई के कारण हजारों वनस्पतियां और वन्य जीव प्रजातियां लुप्ति की कगार पर पहुंच गई, एक्सटिंक्ट की कगार पर पहुंच गई हैं, विलुप्त होने का खतरा इन पर आ चुका है। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया कि किस तरह से मैंग्रोव खत्म हो गए हैं, धरातलीय जो जल है, जो वाटर बॉडीज है कैसे प्रदूषित हो गई है, वेटलैंड्स की क्या स्थिति है, और वही साथ में जो प्राकृतिक वनस्पतियों की हमने बात करें, प्राकृतिक वन लगभग आधे से ज्यादा अधिक खत्म हो चुके हैं। अगर आपको लिखना हो कि क्या जो मनुष्य का लालच है कैसे संसाधनों पर दुष्प्रभाव डाल रहा है, देन आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो बेसिक भी बच्चे आपने जान लिया, इसका यूज जो है वह भी हमने जान लिया। जैव विनाश के कारण कई मूल जातियां और वनों पर आधारित समुदाय, अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखो, आपने कई आदिवासियां या कई बच्चे आपने ऐसे समुदाय की बात कर देखी होगी कि जो वनों के उत्पाद पर आधारित जीवित है, अपनी आजीविका के लिए उन पर आश्रित है, निर्भर है। जैसे वह क्या कर रहे हैं, वनों से कुछ औषधीय चीजों को चुनकर बेचते हैं जिससे उनकी आजीविका चलती है, जिनको उनका जीवन यापन होता है। तो ना केवल अगर आप वनों का काट रहे हो, इस तरह से उनका वन्य प्राणियों का ह्रास कर रहे हो, उनको नुकसान पहुंचा रहे हो, तो केवल ऐसा नहीं कि केवल प्रकृति को खतरा है, वरन उन पर आधारित जो समाज है, उन पर आधारित जो आदिवासी जनजातियां हैं, जो वर्ग है, उनको भी बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि वह अपनी आजीविका के लिए, वह अपने जीवन यापन के लिए उस पर निर्भर है, प्रकृति के उत्पाद पर निर्भर है, वनों के उत्पाद पर निर्भर है ना। वनों की औषधियां की बात करें, अपने घर में चूल्हा जलाने के लिए आप लकड़ी की बात कीजिए, ठीक है, तो उस ईंधन के लिए वह निर्भर है वन पर। लेकिन जब वन ही नहीं रहेंगे तो कहाँ से वह ईंधन एकत्रित करेंगे। हम बात करें कि जैसे शहद है, वन उत्पाद है ना, जो शहद है, तो शहद बेचकर अपनी जीविका चलाते हैं। तो इस तरह से जैव विनाश के कारण जो वहां रहने वाली मूल जातियां हैं, वनों पर आधारित समुदाय है, वह निर्धन होते जा रहे हैं और आर्थिक रूप से वह कहां पहुंच गए हैं, हाशिए पर पहुंच गए हैं। हाशिए पर पहुंच जाना मतलब मुख्य धारा से दूर हो जाना। देखो, हाशिए का वर्ड क्या होता है, आप सभी अपने पेज में भी एक हाशिया खींचते हैं ना, क्या कहते हैं इस लाइन को आप, इसे बच्चे हाशिया कहा जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब देखो, आप पूरे पेज को छोड़कर ना आप मुख्य धारा में, आप कहीं नहीं आ रहे, आप एक कोने में पड़े हुए हो। तो बेसिकली ये है कि उनकी जो आजीविका है वह भी कैसी हो गई है, हाशिए पर आ गई है। ठीक है, यह समुदाय अपने खाने पीने, औषधि, अपनी संस्कृति के लिए, अध्यात्म के लिए, इन सभी के लिए वनों और वन्य जीवों पर निर्भर है। ये वन्य जीवों की पूजा करते हैं, ये वनस्पतियों की पूजा करते हैं, उनके औषधीय जो रूप है उसका इस्तेमाल करते हैं, काफी सारी चीजें हैं। तो गरीब वर्ग में जो महिला और पुरुष है, गरीब वर्ग में भी महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक प्रभावित है। ठीक है, इसमें भी क्या है, जो महिलाएं हैं वह अधिक प्रभावित हो रही है इस तरह से जैव विनाश से, क्योंकि जो महिलाएं हैं वह तुलनात्मक रूप से यह कार्य ज्यादा करती थी, औषधियों को चुनने का या फिर किसी अन्य तरीके का। ठीक है, कई समाज में खाना, चारा, जल और अन्य आवश्यकता की जो वस्तुएं हैं, इन्हें इकट्ठा करने के लिए मुख्य जिम्मेदारी महिलाओं की ही होती है। जैसे ही इन संसाधनों की कमी हो गई, महिलाओं पर कार्यभार बढ़ गया और
कई बार उनको संसाधन इकट्ठा करने के लिए 10 किलोमीटर से भी अधिक पैदल चलकर जाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जो जैव विनाश है ये मानव के अस्तित्व के लिए ही खतरा है। बस श्रेणियों का अंतर होगा कि एक जो उच्च श्रेणी का व्यक्ति है वह उसका उपभोग कर रहा है, और कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि सिर्फ अंग्रेजों ने ही हमारा शोषण किया, समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हमारे देश में ही जो ये वर्ग बन जाते हैं ना, जातियों की मैं बात नहीं कर रही हूं, अब भारत कैसे जातियों से वर्ग की ओर जा रहा है, ठीक है, वर्ग की ओर जा रहा है। जैसे एक जो डॉक्टर है वह सोचेगा कि चलो ठीक है हम सब डॉक्टर्स हैं, तो वह आपस में चाहे आप सामाजिक संस्कृति की बात करें या फिर जो उनका सोशल ऑरा है वह डॉक्टर्स का ज्यादा बनेगा, जो पुलिस वाले वो पुलिस वालों के साथ ज्यादा रहेंगे, जो लॉयर है जो न्याय व्यवस्था से जुड़े हैं। तो कैसे हमारा जो समाज है कहीं ना कहीं जातियों से वर्ग की तरफ जा रहा है। तो वही उसमें भी वर्ग कैसे होते हैं, एक तो उच्च वर्ग भी होता है, निम्न वर्ग भी होता है, मध्य वर्ग भी होता है। तो जो उच्च वर्ग है वह कैसे निम्न वर्ग को, है ना, कैसे जो हाशिए पर वर्ग पड़ा हुआ है इसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। यानी जैव विनाश के कारण जो ये वाले वन्य जीवों की हम बात करें कि जो इस पर आधारित थे, वनों पर आधारित समुदाय थे, इनको किस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही है। और स्पेशली यहाँ पे भी प्रॉब्लम्स महिलाओं को है क्योंकि ये कार्य महिलाएं ही करती थी। तो जो पहले है उनको 1 किलोमीटर में वो सारी चीजें मिल जाती थी, लेकिन अब उन्हें काफी अंदर तक वनों की जाना पड़ता है या फिर काफी उन्हें चीजों को सर्च करना पड़ता है। तो उनके लिए क्या हो गया, कार्य पहले से दूभर हो गया, मुश्किल हो गया। इससे उन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं झेलनी पड़ती है। काम के समय बढ़ने के कारण घर और बच्चों की उपेक्षा भी हो जाती है, जिससे गंभीर सामाजिक दुष्परिणाम होते हैं, ठीक है। वन कटाई के परोक्ष परिणाम जैसे सूखा और बाढ़ भी गरीब तबके को सबसे अधिक प्रभावित करेगा। अब आप देख रहे हैं सूखा और बाढ़, जिसके पास जो साधन संपन्न है वह अपने लिए पैसे से चीजें खरीद लेगा। सूखा हो गया तो वह पानी खरीद सकता है, ठीक है। लेकिन क्या है कि अगर वन कटाई की हम बात करें तो परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष डायरेक्ट, परोक्ष इनडायरेक्ट, तो अप्रत्यक्ष रूप से जो हम इसकी बात करें तो जो गरीब तबका है ये सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, ठीक है। साधन संपन्न तबका प्रभावित नहीं होगा। इस स्थिति में गरीबी पर्यावरण निम्नीकरण का सीधा परिणाम होती है। समझ गए आप कि पर्यावरण का जो हम डिग्रेडेशन की बात करें, किसी भी समस्या की आप बात कीजिए जो पर्यावरण से जुड़ी हुई है, एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई है, तो सीधी सी बात है कि इस स्थिति में जो गरीबी है पर्यावरण निम्नीकरण का सीधा परिणाम है, ठीक है। अगर हम बात करें, देखो कितनी अच्छी लाइन है, हो सकता है इसी लाइन से प्रश्न आ जाए कि जो गरीबी है किस तरह से पर्यावरण निम्नीकरण का कारण है। बच्चों आपको इस पे ऐसे लिख रहा है, ठीक है, ऐसे लिख रहा है। मैंने आपको आज 2 पॉइंट दिए, पर्यावरण, आप इसे ढूंढ के लिखिएगा एनसीईआरटी में से कहीं का चेप चाप के नहीं, पर्यावरण निम्नीकरण, पर्यावरण निम्नीकरण गरीबी से किस तरह जुड़ा है या गरीबी को किस प्रकार प्रभावित करता है। एक और बच्चों, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक ऐसे की बात की थी जो हम आगे भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो आपके लिए फर्स्ट तो क्वेश्चन ये हो गया। सेकंड की अगर हम बात करें, सेकंड हमने क्या कहा था कि जो बच्चे यूपीएससी के लिए सिर्फ पढ़ रहे हैं बच्चे, आप ये लिख सकते हैं विकास वर्सेस पर्यावरण। इस पर आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। लगभग कोशिश कीजिएगा 500 से 1000 शब्दों में लिखने की। इसे चाहें तो ये आप 200 से 250 शब्दों में लिख सकते हैं, आसपास लिख लीजिएगा इसी के। तो देखो इसमें आपको जरूर वर्णन करना है। अब यही बात है कि आप उस लाइन का भावार्थ समझ गए, अर्थ समझ गए। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। परेशान हो रहे होंगे कुछ बच्चे, बीच में खड़ी हैं मैम। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? तो आपको उस क्वेश्चन में बताना है कि किस तरह से
जो वन कटाई की बात करें, सूखा और बाढ़ की बात करें, तो कैसे जो वहां का गरीब समुदाय है उसे किस तरह से प्रभावित कर रहा है। भारतीय उपमहाद्वीप में वन और वन्यजीव मानव जीवन के लिए बहुत कल्याणकारी है, अतः यह आवश्यक है कि वन और वन्य जीवन के संरक्षण के लिए सही नीति अपनाई जाए। आगे देखो, भारत में वन और वन जीवन का संरक्षण। अब हम बात कर रहे हैं संरक्षण की, ठीक है, संरक्षण पे आ गए। संरक्षण के बाद हम देखेंगे वन्य जीव संरक्षण जो अधिनियम है 1972 की बात करेंगे, बाघ परियोजना की बात करेंगे, वन और वन्यजीव संसाधनों का वर्गीकरण की बात करेंगे इस संरक्षण में हम, ठीक है, क्लियर है। चलो ये एक मैं आपको एक और फ्लो चार्ट बना देती हूँ जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि अब आगे की जो आधे घंटे की क्लास बच्चे आपकी चलने वाली है उस पे हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें संरक्षण की, कंजर्वेशन की आप बात कीजिए, संरक्षण की जब हम बात करेंगे तो हम आगे इसमें फर्स्ट देखेंगे वन और वन्यजीव, वन और वन्यजीव जो संरक्षण अधिनियम है 1972, ठीक है। सेकंड हम बात करेंगे टाइगर प्रोजेक्ट की, सेकंड हम बात करेंगे टाइगर प्रोजेक्ट की, कब चला था ये, एक साल बाद, जस्ट 1973। देन हम चर्चा करेंगे इसके बाद इसमें कि जो वन और वन्यजीव, वन और वन्यजीव के जो संसाधन है उसके क्या प्रकार है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो संसाधन के प्रकार में आप देखेंगे कि आपने फॉरेस्ट के लिए एक सुना होगा, सिर्फ अगर हम वन की बात करें तो आपने आरक्षित, अनारक्षित और वर्गीकरण सुना होगा, है ना, आरक्षित, अनारक्षित और वर्गीकृत। तो सबसे फर्स्ट हम बात करें रिजर्व की, जो रिजर्व्ड है गवर्नमेंट के द्वारा, जो आरक्षित श्रेणी में आएंगे, आरक्षित की हम फर्स्ट बात करेंगे। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि जो रक्षित है, जिन्हें प्रोटेक्ट किया हुआ है, प्रोटेक्टेड की हम बात करेंगे, रक्षित की बात करेंगे, और थर्ड हम इसका जो प्रकार है वह हम देखेंगे अनक्लासिफाइड, जिन्हें अनक्लासिफाई किया गया है, यानी जिन्हें किसी भी श्रेणी में नहीं बांटा गया है, इसे हम कहेंगे अवर्गीकृत, अवर्गीकृत कहेंगे, क्लियर है। अब इसके बाद देखो, अवर्गीकृत की हमने बात कर ली, अब इसके बाद हम समुदाय और वन संरक्षण की बात करेंगे नेक्स्ट, और इसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। समुदाय और वन संरक्षण कि किस तरह से जो कोई कम्युनिटी है वह समुदाय के संरक्षण के लिए कार्य करती है, वन संरक्षण के लिए कोई कम्युनिटी कार्य कर रही है, इस पर बच्चे हम चर्चा करेंगे। तो इसमें आप देखेंगे कि जैसे चिपको आंदोलन है, चिपको आंदोलन है, इस पर थोड़ा सा वर्णन है। सेकंड है संयुक्त वन और वन प्रबंधन, संयुक्त वन और वन प्रबंधन, इस पर हम चर्चा करेंगे। और इसके बाद हम देखेंगे अभ्यास, वन प्रबंधन कार्यक्रम। क्लियर है सभी को? बस यही सब है जो आगे अब हम देखने वाले हैं। वॉइस क्लियर नहीं है? नहीं अनुज, इस पे हम एक्स सिटो, इन सिटो, इन सब की चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल वाला पार्ट हो जाता है जब हम आगे बात करेंगे और एनवायरनमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स की, देन हम इसकी चर्चा करेंगे। बिल्कुल भी हमें भटकना नहीं है, जिस रिदम में हम जा रहे हैं बेसिक से कवर करते हुए बच्चे हम उसी एक रिदम से चलेंगे, ठीक है। ऐसे तो देखो बीच में आप पूछने के लिए बहुत सी चीजें हैं जो आप पूछ सकते हैं मुझसे, है ना, बहुत सारी चीजें हैं, बट बात वही है कि फिर हमारा चैप्टर उस तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए आगे चलते हैं अब हम। सो फर्स्ट है भारत में जो संरक्षण है उसे देखो। वन्य जीवन और वनों में तेज गति से हो रहा ह्रास का कारण क्या है? इनके संरक्षण के लिए बहुत आवश्यक है। जो इतनी तीव्र गति से इनका ह्रास हो रहा है उसके लिए संरक्षण भी बहुत आवश्यक है। परंतु हमें वन और वन्य जीवों का संरक्षण आवश्यक क्यों है,
एक तो आवश्यक है, बट आवश्यक क्यों है ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्टली वन और वन्य प्राणियों पर निर्भर है अपनी आवश्यकताओं के लिए। संरक्षण से पारिस्थितिक विविधता बनी रहती है और हमारे जो जीव साध्य संसाधन है जैसे जल, वायु और मृदा, ये बने रहते हैं। जल, वायु और मृदा जो हमारे जीवन का आधार है, जो अपने चिपको आंदोलन का एक घोष वाक्य भी सुना था कि किस तरह क्या है प्रकृति के उपकार, जलवायु और मृदा, है ना, सारी चीजें यही तो है। यह विभिन्न जातियों में बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीन्स विविधता को भी संरक्षित करती है। उदाहरण के तौर पर हम कृषि में अभी भी पारंपरिक फसलों पर निर्भर है। जलीय जैव विविधता मोटे तौर पर मछली पालन बनाए रखने पर 1960 और 70 के दशक के दौरान पर्यावरण संरक्षकों ने राष्ट्रीय वन्य जीवन सुरक्षा कार्यक्रम की पुरजोर मांग की थी। तो यहां से आ गया कम्युनिटी का, आ गया कि जो पर्यावरण संरक्षक है, जो कार्य कर रहे हैं एनवायरमेंट के लिए, उन कार्यकर्ताओं ने क्या किया, राष्ट्रीय जो वन्य जीव सुरक्षा कार्यक्रम है इनकी पुरजोर मांग की। और कहीं ना कहीं इस तरह से जो कम्युनिटी के प्रयास रहे हैं, उसी के बाद में फिर वन्य जीव अधिनियम की अगर हम बात करें, या फिर उसके बाद और धीरे धीरे जो टाइगर प्रोजेक्ट है, या फिर इस सब में कहीं ना कहीं एक कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट बच्चों था। ठीक है। सो फर्स्ट है भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972, 1972 में लागू किया गया। सीधी सी बात है, भारतीय वन्य जीवन अधिनियम, इसे संरक्षण करने के लिए प्रयास किए गए। इसमें वन्य जीवों के आवास रक्षण के अनेक प्रावधान थे। सारे भारत में जो रक्षित जातियां हैं उनकी सूची भी प्रकाशित की गई। ठीक है, जो रक्षित जातियां हैं उनकी सूची भी प्रकाशित की गई। रक्षित यानी जिन्हें प्रोटेक्ट किया हुआ है, जिन्हें प्रोटेक्ट किया हुआ है उसका। देखो नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चों, आपके जो क्वेश्चन है वो जस्ट मैं आप 15 से 20 मिनट बाद आप सभी के प्रश्नों का उत्तर दूंगी। तब आप उससे पूछ लेना कि मुझे कौन सी एनसीईआरटी कब शुरू करनी है, या फिर बाकी तमाम क्वेश्चंस। ठीक है। इस कार्यक्रम के तहत बची हुई संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर शिकार प्रतिबंधन, वन्य जीव आवासों का कानूनी रक्षण, जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने, इनका प्रबल जोर दिया गया, इन सभी का। तत्पश्चात केंद्रीय सरकार और कई राज्य सरकारों ने क्या किया, जैसे आपने नेशनल पार्क सुना होगा, सेंचुरी आपने सुनी होगी, पशु विहार, वन्य जीव संरक्षण, इस तरह की जो पहल है वह आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो गवर्नमेंट ने इन्हीं सब प्रयासों के चलते इसे शुरू किया। केंद्रीय सरकार ने कई परियोजनाओं की भी घोषणा की जिनका उद्देश्य गंभीर खतरे में पड़े कुछ विशेष वन्य प्राणियों का रक्षण प्रदान करना था। और इन प्राणियों में बाघ, एक सींग वाला गैंडा और कश्मीरी हिरण और हुंगल शामिल है। देखो हुंगल प्रोजेक्ट बच्चे हम आगे पढ़ेंगे, जब हम स्पेसिफाई इन्वायरमेंट की बात करेंगे तब हम कोशिश करेंगे कुछ क्लासेस आपकी एडवांस है वह भी एनवायरमेंट रिलेटेड हो जाए। तो उसमें हम बात करेंगे, चाहे आप हुंगल प्रोजेक्ट की बात कीजिए या फिर बाकी जो तमाम प्रोजेक्ट हैं विभिन्न वन्य जीवों के संरक्षण के लिए किए गए। ठीक है। राइनो की भी बात करेंगे, राइनो मिशन की। मगरमच्छ पे आ जाओ। 3 प्रकार के मगरमच्छ, स्वच्छ जल मगरमच्छ, लवणीय जल मगरमच्छ और घड़ियाल। अब देखो घड़ियाल के बारे में यूपीएससी में क्या प्रश्न पूछा गया, घड़ियाल के बारे में यूपीएससी में प्रश्न पूछा गया कि अगर आपको प्राकृतिक रूप से घड़ियाल देखना है तो आप कहां जाएंगे। अगर आपको प्राकृतिक रूप से देखना है तब आप कहां जाएंगे। एशियाई शेर और अन्य प्राणी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त कुछ समय पहले भारतीय हाथी, काला हिरण, चिंकारा, भारतीय गोडावन, यानी देखो अभी क्या गया, भारतीय इंडियन वस्टर्ड, ठीक है, और हिम तेंदुआ आदि के शिकार पर और व्यापार पर पूर्ण अथवा आंशिक प्रतिबंध लगाकर कानूनी रक्षण दिया गया। तो देखो ये जो आपने देखा होगा कि वन्य और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में कुछ श्रेणियां बांट दी गई हैं कि जो अनुसूची 1 में शामिल जो प्राणी है उस पे शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध है, उसी में हाथी है, बाघ है, इन सभी को शामिल किया गया है। क्लियर है। ठीक है। बाकी कुछ और है श्रेणियों में आगे, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पर एक पिक दी हुई है जिसमें आपको ये जो हिरण है उसका पिक है, और जो राइनो की हम बात करें, गेंडे की बात करें। चलिए अब हम आएंगे बच्चे टाइगर प्रोजेक्ट पे। कब शुरू हुआ, कई बार इससे प्रश्न आ गया,
और कोई नेशनल पार्क वहां पे टाइगर प्रोजेक्ट है या नहीं, इस तरह से भी प्रश्न जो है वह आते रहते हैं। सो वन्यजीव संरचना में बाघ एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है। 1973 में अधिकारियों ने पाया कि 20वीं शताब्दी के आरंभ में देखो 55,000 से घटकर 1800 रह जाती है। वर्तमान में जो बाघ गणना हुई थी लास्ट जुलाई में, उसमें टॉपर कौन है? एमपी, जहां पे 526 बाघ हैं। उसके बाद कर्नाटक में है 524। तो देखो ये बच्चे आपको याद रखना है कि जो बाघ परियोजना है क्यों आवश्यक की। जब आपने एक सर्वे किया, जब आपने जाना कि जो 20वीं शताब्दी में के आरंभ जब हुआ था तब बाघों की गणना थी 55,000, लगभग 50,000 55,000 की बात की जा रही है और उसके बाद सीधी 1800 पे आ जाती है, तब आवश्यकता महसूस होती है कि इन्हें आप रिजर्व करें, कंजर्वेशन करें। बाघों को मारकर उनका व्यापार करना, चोरी व्यापार के लिए उनकी चोरी करना, आवासीय स्थलों का सिकोड़ना, उनका जो हैबिटेट है वह कम हो जाना, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों का कम होना, जो उनका भोजन है वह कम हो जाना, है ना, तुलनात्मक रूप से, और इन बाघों की घटती संख्या इसका मुख्य कारण है। आपने देखा होगा कि जब आप ऊर्जा चक्र पढ़ेंगे या फिर बाकी सब आप पढ़ते हैं, खाद्य श्रृंखला पढ़ते हैं, तो किस तरह से आपने देखा होगा कि जो पौधे हैं वह प्राथमिक उत्पादक है, चलो उसके बाद फिर बाकी जो सेकंड श्रेणी के उत्पादक है, फिर थर्ड श्रेणी के हैं, फिर जिसमें बाघ भी शामिल है। यानी अगर छोटी उप प्रजातियां नहीं होंगी, और छोटी उप प्रजातियां नहीं होंगी अगर वृक्ष नहीं होंगे, वन नहीं होंगे, पौधे नहीं होंगे, तो जो बच्चे आप खाद्य श्रृंखला पढ़ते हैं ना, जो एक जटिल जाल है, यानी एक दूसरे से हर एक प्रजाति जुड़ी हुई होती है। कोई भी एक प्रजाति मान लीजिए एब्सेंट हो जाएगी तो प्रॉब्लम्स आ जाएगी। अगर मान लीजिए आप रेप्टाइल्स में अगर आप स्नेक की बात करें, सांप की बात करें, सर्प की, अगर वह नहीं है तो फिर चूहों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, जिससे कृषि को नुकसान होगा, भूमि को नुकसान होगा। तो इसी तरह से चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है कि क्यों हमारे लिए जैव विविधता आवश्यक है, समझ रहे हैं। अगर बाघ नहीं होगा तो छोटी उप प्रजातियां बढ़ जाएंगी, अगर छोटी उप प्रजातियां कम हो गई तो बाघों की संख्या में कमी आ जाएगी। तो कैसे चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है, यानी आवास का ना होना, भोजन का ना होना। ऐसा तो नहीं है कि आवास और भोजन सिर्फ मनुष्य के लिए आवश्यक है, प्राणियों के लिए भी उतने ही आवश्यक है ना। अब देखो आप सभी को पता होगा कि बाघों की खाल का व्यापार, उनकी हड्डियां एशियाई देशों में औषधियों के रूप में उनका यूज किया जा रहा, ये इसके जाति के एक्सटिंक्ट होने का, विलुप्त होने का प्रमुख कारक है। भारत और नेपाल दुनिया के 2/3 बाघों का आवास है, अतः ये देश के शिकार, चोरी और गैर कानूनी व्यापार करने के लिए मुख्य निशाने पर। अब देखो चूंकि भारत और नेपाल में इस तरह की जो गतिविधियां हैं, जो बाघों से रिलेटेड गतिविधियां हैं, वह ज्यादा क्यों होंगी, उसके पीछे कारण है, वह ज्यादा इसलिए होंगी, वह जो गतिविधियां हैं बच्चे, ये ज्यादा इसीलिए होगी क्योंकि यहाँ पर जो बाघों की संख्या है वह बहुत अधिक है। अब जहां पर है ही नहीं वहां पे बाघों की चोरी या फिर बाघों का शिकार कैसे होगा, है ना। सो बेसिकली ये सब बच्चों आपको याद रखना है। सो भारत और नेपाल दुनिया के यहाँ पे 2/3 बाघ पाए जाएंगे। आगे देखो प्रोजेक्ट टाइगर विश्व में बेहतरीन वन्यजीव परियोजनाओं में से एक था। इसकी शुरुआत 73 में होती है। बाघ संरक्षण मात्र एक संकटग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास नहीं है, अपितु इसका उद्देश्य बहुत बड़े आकार के जैव जाति को भी बचाना है। उत्तराखंड में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिमी बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़, राजस्थान में सरिस्का जीव पशु विहार सेंचुरी, असम में मानस, केरल के पेरियार। तो ये सारे बाघ संरक्षण परियोजनाओं के उदाहरण हैं। अगर लेटेस्ट किसी को टाइगर प्रोजेक्ट दिया गया, शामिल किया गया, तो वहां से प्रश्न बच्चे पॉसिबल है कि पूछा ही जाता है। क्लियर है यहां तक सभी स्टूडेंट्स को। अब देखो अगर हम बात करें वन्य जीव और वन संसाधन का, तो यूं तो इन्हें संरक्षित करना, प्रबंधन, नियंत्रण, विनियम ये कठिन है। भारत में अधिकतर वन और वन्यजीव या तो प्रत्यक्ष रूप से सरकार के अधिकार में है या तो वन विभाग के द्वारा सरकार के प्रबंधन में है। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यानी इस पर अधिकार है। और इसी आधार पर वर्गों में, कुछ वर्गों में इसे डिफाइन किया गया है। वन की बात की जा रही है अब, तो वनों को कुछ वर्गों में बांटा गया है, जैसे आरक्षित, रक्षित और आवर्गीकृत। ठीक है, आरक्षित, रक्षित और आवर्गीकृत। ठीक है, रिजर्व, प्रोटेक्टेड एंड अनक्लास्ड। तो ये आगे हम पढ़ने वाले हैं इसे। अब जैसे आरक्षित की हम बात करें, आरक्षित वन, देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित है। जहां तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों में सर्वाधिक इन्हें मूल्यवान माना जाएगा आरक्षण के हिसाब से। ठीक है, सो आरक्षित वन जो है, जो रिजर्व्ड है, इन्हें सबसे मूल्यवान माना जाएगा।
अब नेक्स्ट आ जाओ, रक्षित पे आ जाओ। रक्षित पे अब बात करेंगे हम, प्रोटेक्टेड की बात करें, जिन्हें प्रोटेक्ट किया गया है। ठीक है, सो रक्षित की बात करें आगे हम, कि यानी वन विभाग के अनुसार जो ऐसे भाग हैं जिन्हें आपसे नष्ट होने से बचाना है, इसके लिए इस तरह के प्रयास करने हैं। आगे हम देखेंगे जो अवर्गीकृत वन है, अनक्लास्ड वन है। ठीक है, इस पर हम बात करेंगे। अनक्लास्ड फॉरेस्ट, अनक्लास्ड फॉरेस्ट में अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदाय के स्वामित्व में है। अनक्लास्ड या वर्गीकृत क्या है, ऐसा नहीं कि इन्हें एकदम खुला छोड़ दिया गया है कि आप सारा ही साफ कर जाओ। इसके लिए क्या है कि अगर ये वन और बंजर भूमि है तो सरकार, व्यक्ति और कहीं ना कहीं किसी कम्युनिटी के अंडर में यह है। जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जो संसाधन है, जो रिसोर्सेज हैं, उन्हें आपने स्वामित्व के आधार पर बांटा था कि किसी व्यक्ति का निजी भी हो सकता है, फिर कम्युनिटी का भी हो सकता है, राष्ट्रीय भी हो सकता है, अंतरराष्ट्रीय भी हो सकता है। ये सारी श्रेणियां बच्चों हमने देखी थी। ठीक है, अवर्गीकृत वन इन्हें कहा जाएगा। आरक्षित और रक्षित वन ऐसे स्थायी वन है जिनका रख रखाव इमारती लकड़ी, अन्य वन पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है। मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक वन क्षेत्र है। देखो मध्य प्रदेश में क्या है, हालांकि आप एक बार जो फॉरेस्ट रिपोर्ट मैंने आपको 2019 की बताई, इसके आंकड़े मान्य होंगे। तो ये जो करंट आंकड़े हैं, देखो अगर एनसीईआरटी की हम बात करें तो काफी वर्षों से मतलब जरूरी नहीं है कि आपको एकदम अपडेट एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, लेकिन इसमें बच्चे बेसिक बहुत होता है, करंट अफेयर नहीं होता है इसमें ऐसे। लेकिन फिर भी अगर कोई रिपोर्ट दी है तो आपका क्या काम है कि आप उसे करंट से रिलेट करके जरूर पढ़ ले। ठीक है, अगर इसमें 15 की रिपोर्ट दी है फॉरेस्ट वाली, तो आपका 17 को भी आपको देखना है, 19 की रिपोर्ट जो है वह भी आपको देखना है, 19 वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मध्य प्रदेश में स्थायी वनों की अगर हम बात करें तो प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का 75% वन है। क्लियर है यहां तक सभी बच्चों को? अब देखो, अब हम आते हैं समुदाय और वन संरक्षण पे कि किस तरह जो समुदाय है वन संरक्षण के लिए कार्य करेंगे। ठीक है, समुदाय और वन संरक्षण के लिए अगर बच्चे हम बात करें तो आप सभी ने चिपको मूवमेंट सुना होगा। सबसे ज्यादा इसमें क्या है, चिपको मूवमेंट है कि जब जो ठेकेदार है या फिर जो वृक्ष को वन कवर को जो काटने के लिए आते हैं, तो फिर क्या करते हैं कि वहां के जो समुदाय के लोग हैं वह क्या करते हैं, वनों से चिपक जाते हैं। ठीक है, तो इसके कारण इसे चिपको आंदोलन कहा गया। तो ये कम्युनिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस तरह से जो पूछा जाता है कि किस तरह से जो कम्युनिटी है वह संरक्षण के लिए अपना कार्य करती है, योगदान देती है, तो चिपको मूवमेंट इज द बेस्ट एग्जाम्पल। समुदाय और वन संरक्षण, वन संरक्षण की नीतियां हमारे देश में कोई नई बात नहीं। आमतौर पर इस बात से अनजान है कि वन हमारे देश में कुछ मानव प्रजातियों के आवास भी हैं। कुछ लोग अनजान भी हैं इस चीज को लेके कि वहां पर कुछ मानव प्रजातियों का भी आवास है। जैसे आपने सुना होगा मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, सभी बच्चों ने सुना होगा मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। तो इसमें क्या है, इसमें जो मानव हैं, जो अगर हम बात करें जो आदिवासी हैं या फिर जो ऐसी वनों में रह रहे हैं, काफी वर्षों से रह रहे हैं, कई पुश्तों से रह रहे हैं, तो उनका एक अनोखा तालमेल हो जाता है। वह पशु पक्षियों को नुकसान नहीं पहुंचाते, वरन उनके साथ अपना भी अस्तित्व बनाए रखते हैं। तो बस यही बात है कि हम इस बात से अनजान हैं कि वन हमारे देश में कुछ मानव प्रजातियों का भी आवास है। भारत के कुछ क्षेत्रों में तो स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे हैं, क्योंकि इसे ही दीर्घकाल में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। आपने काफी सारी अगर मूवीज कभी देखी होंगी जो फॉरेस्ट वगैरह पर बनी है, तो आपने देखा होगा कि किसी पर्टिकुलर, चाहे आप किसी घाटी की बात कीजिए, चाहे आप स्पेशल किसी छोटे गांव की बात कीजिए, वन कवर की बात कीजिए, तो वहां पे आपने अक्सर इस तरह से देखा होगा कि कोई जो एक बड़ी कंपनी है वह उसको हथियाने का सोचती है या फिर उस पर डैम बनाने का सोचती है, तो वहां के लोगों को किस तरह से वहां से हटाया जाता है, इसी साजिश पे पूरी मूवी बन जाती है। तो बेसिकली ये क्या है, ये उन मानव प्रजातियों के बारे में बनाया गया है कि जो सच में इस तरह से कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि जो मूवीज है वह क्या है, जो साहित्य है, चाहे वह दृश्य सिनेमा की आप बात करें, चाहे वह
बुक्स की बात करें, कहीं ना कहीं वह हमारे समाज का दर्पण होता है। तो जो समाज में चल रहा होता है कहीं ना कहीं उसे ही ये जो मूवीज है वह बनाती हैं, ठीक है। मंगल ग्रह की कहानी उसमें नहीं होती है। तो इसमें क्या है, बेसिकली समुदाय और वन संरक्षण किस तरह से इनके लिए वर्क करते हैं बच्चे, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, अब हम बात करते हैं सरिस्का बाघ रिजर्व की। सरिस्का बाघ रिजर्व राजस्थान के गांव के लोग वन्य जीव रक्षण अधिनियम के तहत वहां के खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षरत हैं। खनन कार्य जो वहां पे चल रहा है उसे बंद करवाने के लिए संघर्षरत कार्य कर रहे हैं। ऐसे कई क्षेत्रों में तो लोग स्वयं वन्य जीव आवासों की रक्षा कर रहे हैं और सरकार की ओर से हस्तक्षेप भी नहीं स्वीकार कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने कई बार इस तरह के संघर्ष भी देखे होंगे किसी समुदाय के प्रति, किसी समुदाय और सरकार में, वहां की गवर्नमेंट के बीच में इस तरह के जो संघर्ष है वे कभी कभी बहुत विवाद का रूप धारण कर लेते हैं। प्रकृति की पूजा, देखो हम प्रकृति की पूजा की बात करें, नेचर के वर्शिप की हम बात करें, सो सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है जिसका आधार प्रकृति के हर रूप की रक्षा करना है ना। अगर इन्हें कोई महामारी फैल गई मान लीजिए, तो ये सोचते हैं कि जो प्रकृति है वह हमसे रुष्ट हो गई, खफा हो गई। सो इनका विश्वास है कि इनका पुराना विश्वास है किस पर, प्रकृति पर, प्रकृति की पूजा पर, जिनका आधार है प्रकृति का हर रूप में इनकी रक्षा करना। इन्हीं विश्वासों ने विभिन्न वनों का जो मूल है और कौमार है उसे बचाकर रखा है, और इन पवित्र पेड़ों के झुरमुट को देवी देवताओं का वन कहा जाता है। अब देखो यहां से प्रश्न पूछा गया, पवित्र वन कहाँ पाए जाते हैं और क्या इसकी आगे की अवधारणा है, तो ये यूपीएससी में प्रश्न पूछा गया था। इन्हें क्या कहा जाता है और क्या इसमें मनुष्य का हस्तक्षेप होता है, नहीं होता। तो इन्हें ऐसा लगता है कि जो ये पवित्र वन है यहाँ पर देवी देवताओं का वास है और हम अपने देवी देवताओं के साथ नहीं रह सकते, इसलिए वो क्या करते हैं, उसमें जाने से पहले भी अपने जो अगर हम शूज की बात करें तो वो पहले ही उतार देते हैं, समझ रहे हो। तो ये है प्रकृति पूजा, ये है नेचर का वर्शिप, उनका एक विश्वास है, प्रकृति से एक जुड़ाव है, तो ये है कम्युनिटी। तो बच्चों अगर आता है कि किस तरह से जो कम्युनिटी है वह नेचर को कंजर्व करने का कार्य कर रही है, तब आप चर्चा कर सकते हो इन सभी की। प्रकृति पूजा की चर्चा कीजिए, आप प्राकृतिक वन की चर्चा कीजिए, है ना। जो ये पवित्र वन है, सॉरी पवित्र वन नॉट अ प्राकृतिक वन, जो पवित्र वन है आप बच्चे इनकी चर्चा कर सकते हैं। क्लियर है सभी को? ये दक्षिण भारतीय राज्यों में कुछ पवित्र वनों की संकल्पना है जो आती है। वनों के इन भागों में या तो वनों के ऐसे बड़े भागों में स्थानीय लोग ही घुसते हैं, ना कि किसी और को छेड़छाड़ करने देते हैं। कुछ समाज में विशेष पेड़ों की पूजा की जाती है। अब देखो अगर हम बात करें, अभी तो हमने बात की पूरे पवित्र वन की, अब हम देख रहे हैं कुछ विशेष पेड़ों की। कुछ समाज में कुछ विशेष पेड़ों की पूजा की जाती है, जैसे आपने देखा होगा कि पीपल का वृक्ष हमारे यहाँ काटते नहीं है, है ना। हिंदू धर्म में बड़ी महत्ता है उस वृक्ष की। तो पीपल के वृक्ष की अगर हम बात करें तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट और भी वृक्ष है जिनकी हम पूजा करते हैं और उन्हें हम काटते नहीं हैं। आदिकाल से उनका संरक्षण हम करते आ रहे हैं। जैसे हम बात करें छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जो जनजातियां हैं वह महुआ और कदम्ब का पेड़ है उसे नहीं काटते हैं। ओडिशा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ की पूजा करते हैं। हमें बहुत से व्यक्ति पीपल और वट वृक्ष का पवित्र मानते हैं। सो इंडिया का जो वृक्ष है वह कौन सा है, बता सकते हैं क्या आप? हमारा कोई नेशनल इस तरह से वृक्ष है क्या? अब हम बात करेंगे थोड़ा सा चिपको आंदोलन की। उत्तराखंड से शुरू होता है लगभग 1970 के दशक में। तो यह जो वृक्ष है यह ना केवल वन कटाई रोकने के लिए कामयाब रहा, वरन इसने यह भी दिखाया कि स्थानीय पौधों की जातियों का प्रयोग करके किस तरह से जो समुदाय है वह वनीकरण अभियान में सफल हो सकता है, ठीक है। और इसमें कौन कौन शामिल थे? इसमें सुंदरलाल बहुगुणा, ये प्रश्न पूछा जाता है। जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन में आप नाम सुनते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है बताइए जरा? सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, समटाइम्स आपको मेन नाम नहीं मिलेगा, आपको फिर गौरा देवी या बाकी के नाम मिलेंगे, तो आपको इन्हें टिक करना होता है, इसलिए सारे जानने चाहिए। पारंपरिक संरक्षण तरीकों को पुनर्जीवित अथवा पारिस्थितिक कृषि के लिए नए तरीकों का विकास अब व्यापक हो गया।
टिहरी में किसानों का बीज बचाओ आंदोलन और नवदान्य में दिखाया गया कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी विविध फसल उत्पादन को आर्थिक रूप से एक व्यवहार और कृषि उपयोगी की कृषि उत्पादन के लिए संभव बनाया जा सकता है। ठीक है, फिर है संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम, और ये लास्ट है संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो ये वनों के प्रबंधन और पुनर्निर्माण में जो स्थानीय समुदाय है इसकी भूमिका के महत्व को उजागर करते हैं। औपचारिक रूप से इन कार्यक्रमों की शुरुआत हुई थी 1988 में। देखो समटाइम्स इस तरह से भी आता है कि जैसे आपको क्या करना है बच्चे, होमवर्क, आप सभी का होमवर्क रहेगा कि इस क्लास में जो जो हमने विभिन्न प्रोजेक्ट देखे, एक तो मैंने आपको ऐसे लिखने के लिए दिया है, एंड नेक्स्ट आप सभी का क्या होमवर्क है, अच्छा ये तो आपको पीडीएफ भी मिलने वाला है, तो पीडीएफ में भी ये लिखा रहेगा। फर्स्ट तो है कि जैसे हम बात करें टाइगर प्रोजेक्ट की, ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट की कब शुरू हुआ, 1973 में। फिर उसके बाद हमने सेकंड देखा वन्यजीव अभ्यारण्य, जो वन्यजीव अधिनियम है, हमने इस अधिनियम की बात की। अधिनियम कब, 1972 में। तो आपको इसी तरह से लिख रहा है। तीसरा देखो इसमें एक कॉन्सेप्ट आया आईयूसीएन का, आईयूसीएन का मुख्यालय कहाँ है, कब इसकी स्थापना हुई। तो ये सब आप ना बाद में पॉइंट के रूप में लिख के, फैक्ट के रूप में लिख के बच्चे याद कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये लास्ट में बता देना है कि जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उन्हें लिख लो और फिर उन्हें याद कर लो। देन जैसे इसमें पवित्र वन की संकल्पना आई, ठीक है, पवित्र वन एक बार पढ़ो कि ये है क्या, ये होता है सही तरह से पढ़ाई करना। एंड इसके बाद पवित्र वन की बात आई। नेक्स्ट हमने देखा कि जो आईयूसीएन की श्रेणियां हैं, आईयूसीएन की जो श्रेणियां हैं इस पर भी हमने चर्चा की, जैसे सुभेद्य थी, क्रिटिकली इंडेंजर्ड थी, इन तमाम श्रेणियों को एक बार पढ़ लो। ठीक है, आप जैसे इसमें चर्चा हुई, बाघ की चर्चा हुई, चीते की चर्चा हुई, एशियाई चीता क्या विलुप्त है, क्यों विलुप्त है, ये थोड़ा सा लिख लो एक आध पॉइंट में, एकदम फैक्ट बनाना है। ठीक है, तो इन सभी को बच्चों आपको लिखना है। तो ये सब क्या है, मुश्किल से आपका एक पेज का होगा, लेकिन जो फैक्ट है आपके बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे। इस तरह के बच्चों होमवर्क्स हैं जो आपको बीच बीच में करते रहने हैं। चलो लास्ट है ये, इसके बदले ये समुदाय मध्य स्तरीय लाभ जैसे गैर इमारती वन उत्पादों के हकदार होते हैं। सफल संरक्षण में प्राप्त इमारतें, लकड़ियां और लाभ में भी ये भागीदारी होंगे। भारत के पर्यावरण के विनाश और पुनर्निर्माण की क्रियाशीलताओं से सीख मिलती है कि स्थानीय समुदाय को हर जगह प्राकृतिक संसाधन प्रबंध में शामिल करना चाहिए। स्थानीय समुदाय को हर जगह प्राकृतिक संसाधन प्रबंध में शामिल करना चाहिए, क्योंकि एक प्रकृति के साथ एक बैलेंस बना के रह लेते हैं और उनके संरक्षण का भी कार्य करते हैं। ठीक है, सो बच्चे अब आपके कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। अगले 5 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगी। क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। ठीक है, साथ ही क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहिए, कमेंट्स भी करते रहिएगा। परंतु स्थानीय समुदाय को फैसला लेने की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका में आने में अभी देर है। हाँ, जैसे आपने लेटेस्ट देखा होगा कि काफी हिंदू में आर्टिकल्स आते रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि जो वन अधिकार अधिनियम 2005 की बात करें, 9 की बात करें, या फिर इसके बाद जो संशोधन हुए उसमें क्या कहा गया कि जो वन में इस तरह की वन जो मानव की जातियां रह रही है वे क्या करें, वनों को खाली कर दे। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखे होंगे, फिर उसका काफी विरोध भी हुआ, फिर उस पर स्टे भी लगा। तो इस तरह से आपको चीजें को थोड़ा सा करेक्ट करते रहना है। अतः वे ही विकास क्रियाएं मान्य होनी चाहिए जो जनमानस पर केंद्रित हो, पर्यावरण के हितैषी हो, आर्थिक रूप से प्रतिफलित हो। ऐसी विकास क्रियाएं हो जो क्या करे, आर्थिक विकास भी हो, पर्यावरण के भी हितैषी हो। समझ रहे ना, यही से आगे बात कहाँ, ये वाली जो लाइन है ये कहां पर आके शुरू हो गई, ये हो गई सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे एनवायरनमेंट के साथ और जो फ्यूचर की जनरेशन है उसके साथ, उसकी नीड के साथ कॉम्प्रोमाइज ना किया जाए, है ना। तो यहां से फिर बात शुरू हो गई सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। क्लियर है आप सभी को आज की क्लास? चलो आगे अब देखो, इसमें प्रश्न है, बहुवैकल्पिक प्रश्न है, यानी जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट है, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? सही कारण नहीं है। कृषि प्रसार, पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्र करना, वृहद स्तरीय विकास परियोजनाएं, तीव्र औद्योगिकरण और सरलीकरण, शहरीकरण। तो देखो जो ये नीचे के हैं, नीचे के दो अगर हम ABCD कहें तो C और D तो है, ये तो डेफिनेटली रूप से है।
आपको प्रॉब्लम हो सकती है कृषि के प्रसार से और पशुचारण से। तो देखो जो प्राकृतिक चीजें, अब जैसे पशुचारण है, पशु तो ऐसा तो करेगा नहीं कि वह नहीं पर्यावरण को हास हो रहा है मैं चारा नहीं खाऊंगा, तो बेसिकली ऐसा तो है नहीं। तो आपको कृषि प्रसार इसमें से इसकी तुलना में ज्यादा गलत लग रहा है, तो आंसर इसका हो जाएगा बी। ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा। पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना जो है वह प्राकृतिक वनस्पति और प्राणीजात के ह्रास का सही कारण नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे, इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं करता? सीधी भागीदारी नहीं करेगा। संयुक्त वन प्रबंधन, बीज बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, वन्य जीव पशुहार का परिसीमन। अब देखो हमने संयुक्त वन प्रबंधन भी देखा कि सरकार के साथ ये शामिल था, बीज बचाओ आंदोलन भी टिहरी में चलाएगा, चिपको आंदोलन है यह भी उत्तराखंड में शुरू हुआ। तो ये तीनों डायरेक्ट रूप से है, लेकिन सीधी भागीदारी नहीं है। वन्य जीव पशु विहार सेंचुरी, इस पर इसका जो परिसीमन है गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में रहेगा। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है ना तो आपको इजिली ये सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे अभ्यास के। निम्न प्राणी पौधों का उनके अस्तित्व के वर्ग से मेल करें। जानवर और पौधे दिए जैसे काला हिरण, एशियाई हाथी, अंडमान जंगली सुअर, हिमालय भूरा भालू और गुलाबी सिर वाली बत्तख। जैसे हमने क्या देखा कि जो गुलाबी सिर वाली बत्तख है किसमें आएगी, लुप्त में आएगी या संकटग्रस्त में आएगी, बताइए जरा। ठीक है, तो बच्चे इस तरह से आपको क्या करना है, इसे मैच द फॉलोइंग करना है। ये कब करेंगे आप, जब आपका बेसिक अच्छे से क्लियर होगा। जो चैप्टर्स में है यह सब दिया हुआ है, आपका होमवर्क है। ये क्वेश्चन करना भी आपका होमवर्क है, इस बहाने आप फिर से एक बार डिटेल को देख लेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न का मेल करें। आरक्षित, रक्षित, अवर्गीकृत, आरक्षित, रक्षित और रिजर्व, प्रोटेक्टेड और अनक्लास्ड। आज का चैप्टर कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट करके। सरकार व्यक्तियों और निजी समुदाय के अधीन बंजर भूमि, वन और वन्यजीव संरक्षण की दृष्टि से मूल्यवान वन भूमि और अधिक शरण से बचाई गई भूमि। तो ये आपको इससे मेल करना है कि कौन किस श्रेणी में आएगा। अगला है, निम्न प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। जैव विविधता क्या है, मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? हमने क्या जाना था कि मानव जीवन के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारा जो एक अस्तित्व है वह इन सब पर ही आधारित है। हम अपनी मूल आवश्यकताओं के लिए निर्भर हैं, वन पर और वन्य प्राणियों पर, जैव विविधता पर। विस्तार पूर्वक बताएं कि मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति जग और प्राणी जात के ह्रास का कारण बनती है। तो इस पर आप शिकार लिखिए, शहरीकरण लिखिए, औद्योगिकरण लिखिए, शिकार, शहरीकरण, औद्योगिकरण, है ना। और साथ ही अगर आप यूपीएससी में इस तरह से आंसर आते हैं देन आप क्या लिखिए, गांधी जी को लिखिए। क्लियर है सभी को? चलो आगे देखते हैं। अब 120 शब्दों में आपको उत्तर देना है। भारत में विभिन्न समुदाय में किस प्रकार के वन और वन्यजीव संरक्षण का योगदान विस्तार पूर्वक विवेचना कीजिए। किन समुदायों की है, तो आप इसमें अब लिखिए चिपको आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन, वन प्रबंधन सामुदायिक कार्यक्रम। वन और वन्यजीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाज पर एक निबंध लिखिए। अब आप इसमें लिखिए पवित्र वन। आप इसमें लिखिए कि किस तरह से जो नीम है, पीपल है या महुआ है, इन सब की पूजा की जा रही है, किस तरह से क्या पवित्र वन की संकल्पना है, कैसे उनका संरक्षण है। तो बच्चों इस सब पर आप छोटा छोटा सा ये जो आपका प्रयास है ना, किस पे निबंध लिखिए, ज्यादा नहीं 100 शब्दों में लिखना। लेकिन हाँ, आपकी जो हाथ की जंग है ना वह एक बार खुल जाएगी तो फिर आप लिख पाओगे। तो बच्चे आपको इस क्लास का लाभ तभी है जब आप भी मेहनत करेंगे। तो जो मैंने आज की क्लास में 2 होमवर्क आपको दिए हैं वह आप सभी को करने हैं। ठीक है, तो जो ये पीडीएफ है ये आप सभी को प्रोवाइड हो जाएगा आज का। क्लियर है सभी को? आज हमने क्या किया, वन और वन्यजीव संसाधन। कल हम बात करेंगे जल संसाधन की, वाटर रिसोर्सेज की। क्लियर है सभी बच्चों को? आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। ठीक है, माइक की बैटरी भी खत्म हो गई है, सो क्लास भी बच्चे हम यही खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच सभी बच्चों को। एंड प्लीज बच्चे क्लास में कंटिन्यू रहिए, क्लास को शेयर करते रहिए। एंड निर्माण आईएएस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड जो बेल आइकन है वह भी आप प्रेस कर दीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस मिलते रहें। पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी, विथ फ्लो चार्ट मिल जाएगी। ठीक है, चलिए सो बच्चों, थैंक यू वेरी मच सभी बच्चों के लिए। ठीक है, दीपिका जी।
माधुरी, शिवानी, हरि यादव, वेलकम बच्चों। रोशनी, पूजा, साक्षी। साक्षी आप अच्छा प्रयास है बच्चे आपका। साक्षी आजकल बड़ा आंसर दे रही हैं, सो बच्चे एक दिन